जय हिंद दोस्तों। तो क्या हाल है, मेरा नाम है विकास। तो भाई साहब आपके लिए फिर से लेकर आ चुका हूँ चैप्टर नंबर 3 धातु एवं अधातु। अगर क्लास 10 2022 4 अप्रैल को पेपर देने वाले तो ये चैप्टर आपको पढ़ के जाना है। और हाँ, मैं आपका पूरा समझा दूंगा। साथ में अगर आप लोग रिवीजन भी नहीं किए हो तो रिवीजन भी हो जाएगा। और हाँ, नोट्स भी दूंगा। तो पासवर्ड जो है वो कहीं आपको वीडियो के बीच में मिल जाएगा। तो पासवर्ड जब डालोगे तभी वो खुलेगा। तो इतना ईमानदारी से प्लीज वीडियो को पूरा देख लेना भाई साहब, क्या हो जाता है आपको। ठीक है, चलो आ जाओ। सबसे पहले देखो यहाँ पर धातु एवं अधातु वाला चैप्टर। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि भाई मेटल एंड नॉन मेटल यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, इसको अंग्रेजी में बोला जाता है। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि तत्व क्या होते हैं। तत्व में ही धातु, अधातु एवं उपधातु पाए जाते हैं, आप लोग ये जानते होंगे। सबसे पहले तत्व क्या होते हैं कि भाई समान प्रकार के परमाणुओं से बने शुद्ध पदार्थ, ऐसे शुद्ध पदार्थ जो कि समान प्रकार के परमाणुओं से बने होते हैं। मतलब कोई और परमाणु नहीं होते। क्यों? क्योंकि अगर दो परमाणु मिल जाते हैं तो फिर क्या हो जाता है, अणु बन जाते हैं। आप समझ रहे हो ना, अलग अलग प्रकार के जब परमाणु मिल जाते हैं। इसीलिए तत्व क्या होंगे कि समान प्रकार के परमाणु उसमें पाए जाएंगे। तो तत्वों के निम्न प्रकार वर्गीकृत किया गया है। ये आप देखोगे यहाँ पर कौन से कि भाई तत्वों को 3 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। आवर्त सारणी देखिए मैंने यहाँ पर लिख दिया, तो आपको आवर्त सारणी यहाँ पर देख लेना है। इतना सब मेरे लिए आप कर दो। ठीक है, तो आप आवर्त सारणी एक बार जरूर देखें। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो भाई धातु यानी मेटल, अधातु यानी नॉन मेटल और उपधातु यानी मेटलॉइड। ठीक है, अंग्रेजी में बोलते हैं। तो यहाँ पर धातु किसे कहते हैं, क्वेश्चन में आ सकता है। देखो बोर्ड एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, इसीलिए बोलता हूँ आपको हमेशा रिवीजन करके हर चीज तैयार करे रहना। बस थोड़ा सा आप दोगे मेरे साथ टाइम तो आपका तैयार हो जाएगा। तो धातु किसे कहते हैं, इसका मतलब क्या है, ऐसे तत्व जो अपने बाहरी कोश से कोई भी इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा गया, ऐसे तत्व जो अपने बाहरी कोश से इलेक्ट्रॉन का त्याग कर धनायन बनाते हैं धातु कहलाते हैं। सिंपल आप समझ रहे हो। सोडियम, यहाँ पर मैं एक चीज समझा दूं। जैसे आपका सोडियम हो गया, तो इसका क्या है, बाहरी कोश में एक इलेक्ट्रॉन होता है। आपने पढ़ा होगा 2 8 1, ये कैसे बांटा जाता है, ये सारी चीजें आपके टीचर बताए होंगे आपको। ठीक है, तो ये क्या होता है कि भाई एक इलेक्ट्रॉन इसके बाहरी कोश में होता है। यही एक इलेक्ट्रॉन जब त्यागता है तो आप जानते हो सोडियम जो होता है वो Na+ के रूप में पाया जाता है। इसी तरीके से पोटेशियम Na+, यानी आपके जो फर्स्ट ग्रुप के तत्व उसमें संयोजकता 1 होती है, धनायन की संयोजकता। क्यों? क्योंकि फर्स्ट, सेकंड और आपके 13वें नंबर के जो आवर्त सारणी के ग्रुप में है वो सभी तत्व होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आगे क्या है, ये आपके तत्व का एग्जाम्पल है सोडियम, पोटेशियम, आयरन, जिंक, Ag, Au, Al, Mg, Ca। तीन का आपको आवेश भी याद रखना है। सोडियम का जो होता है +1 होता है, पोटेशियम का भी +1, आयरन 2 प्रकार का पाया जाता है +2 और एक पाया जाता है, जिंक भी 2 +2 और Ag जो होता है प्लस। देख लेना क्या होता है। ठीक है, मुझे ये कंफ्यूज कर रहा है, सभी को भाई कंफ्यूज कर देता है, थोड़ा बहुत ही भूल ही जाता है। Au को भी देख लेना, एल्यूमिनियम का +3 होता है आपके लिए इंपॉर्टेंट, Mg +2 होता है, कैल्शियम +2 होता है आपके लिए इंपॉर्टेंट। हाँ, इनका कमेंट कर देना, चांदी और Au को जो मुझे नहीं समझ में आ रहा है, मतलब भूल जाता है देखो। ठीक है, तो आप कमेंट कर देना, मैं भी आपसे सीख लूंगा। ठीक है, तो ये हो जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अधातु किसे कहते हैं, अधातु का मतलब क्या है कि ऐसे तत्व जो धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं ना, तो ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण करेंगे। सिंपल। तो ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर ऋणायन बनाते हैं अधातु कहलाते हैं। ध्यान देना, ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं अधातु कहलाते हैं, यानी नॉन मेटल कहलाते हैं। सिंपल। जैसे कि नॉन मेटल के एग्जांपल हाइड्रोजन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, सल्फर, फास्फोरस, आयोडीन। अब बहुत सारे बोलते हैं भैया कि हम धातु और अधातु को कैसे पहचाने, ये आपके प्रैक्टिस के ऊपर निर्भर करता है। दूसरी बात, हाँ कुछ है कि आप आवर्त सारणी को ध्यान पूर्वक पढ़ें। फर्स्ट, सेकंड और 13वां जो आपका ग्रुप है उसमें सभी धातु हैं, बाकी में अधातु भी पाए जाते हैं। तो अगर आप आवर्त सारणी पढ़ लोगे तो ये कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो हाइड्रोजन जो है ये H+ भी संयोजकता दर्शाता है और माइनस भी दर्शाता है, ध्यान रखना। ठीक है, H+ के रूप में भी पाया जाता है और H- के रूप में। ठीक है, तो आगे कार्बन जो है ये क्या है, इसकी संयोजकता -4, नाइट्रोजन इनकी माइनस ही होगी। ठीक है, नाइट्रोजन -3 होती है, वेरिएबल ही होती है, वो बात अलग है। इसकी होती है ऑक्सीजन की -2, इसकी होती है फ्लोरीन की 1, इसकी भी 1, ब्रोमीन की 1 और सल्फर की कितनी होती है, फूफा, कल, ब्रेड, इमली, आटा, राय। आयोडीन की भी 1 होती है। ठीक है, SO2। ठीक है, इसका मतलब सल्फर का जो होता है वो SO2। ठीक है, मतलब आपका +4 भी पाया जा सकता है। उसके बाद फास्फोरस का आप देख लेना, आयोडीन। ठीक है, तो ये हो जाता है। सल्फर किस ग्रुप में है आप लोग मुझे बताओ जल्दी से। ठीक है, किस ग्रुप संख्या में सल्फर और आवर्त संख्या क्या है मुझे जल्दी से बताओ, फिर मैं आपको बता दूंगा कितनी संयोजकता पाई जाती है। क्यों? क्योंकि आवर्त सारणी से ही संयोजकता डिसाइड होती है। पहले दूसरे ग्रुप में जितने भी तत्व पाए जाते हैं उनकी संयोजकता +2 होती है, तीसरे में जितने भी पाए जाते हैं उनकी संयोजकता +3 होती है, और चौथे में पाए जाते हैं उनकी माइनस भी हो सकती है, प्लस भी हो सकती है। जैसे कार्बन चौथे ग्रुप में ही, चौथे मतलब 14वें ग्रुप में पाया जाता है। ठीक है, तो ये हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे आपका संयोजकता फिर वही मैंने आपको बता दिया कि तत्वों द्वारा
इलेक्ट्रॉनों को दान या ग्रहण कर दूसरे तत्वों से बंध बनाने की क्षमता, मतलब दूसरे तत्वों से मिलने की जो क्षमता होती है, दूसरे तत्वों से व्यवहार बनाने की क्षमता, दूसरे तत्वों से फ्रेंडशिप करने की जो क्षमता होती है। भाई किसी के अंदर कम दोस्ती करने की क्षमता होती है, किसी के अंदर बहुत ज्यादा, कोई बहुत जल्दी दोस्त किसी को बना लेता, कोई जल्दी दोस्त बना ही नहीं पाता, दोस्त ही नहीं मिलते, तो ये हो जाता है। तो कितनी क्षमता होती है किसकी, वही होती है संयोजकता। सिंपल। आगे बढ़ते हैं और करके भी मैंने लिखा है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि 10th के लिए सबसे महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट है ये सभी। ठीक है, संयोजकता क्या है? किसी परमाणु के द्वारा अन्य परमाणुओं के साथ बंध बनाने के लिए वह जितने इलेक्ट्रॉन दान ग्रहण या साझा करता है उन इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ही उस परमाणु की संयोजकता कहते हैं। सिंपल। मतलब यार मैं ये लिख दिया हूं अपने से कि भाई किसी भी, बिल्कुल सरल भाषा में नोट्स आपको मिल रही है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो भाई किसी भी परमाणु के द्वारा क्या होता है कि मान लो धातु है तो वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी, उसमें परमाणु पाए जाते हैं। कोई भी तत्व होते हैं, तत्व 3 प्रकार से डिवाइड होते हैं, धातु, अधातु, उपधातु। तो धातुएं जो होती हैं क्या इलेक्ट्रॉन को दान करती हैं, अधातु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती हैं। जो धातु इलेक्ट्रॉन दान करेगी, कोई भी अधातु वही इलेक्ट्रॉन फिर ग्रहण करेगी। तो उन दोनों के बीच क्या होगा, फार्मूला बनेगा। ठीक है, संयोजकता से ही फार्मूला बनाया जाता है। तो ये हो जाता है। जैसे सोडियम का आप देखो, सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है आपका? 11 होता है। 11 में आपका 2, 8, 1 में आपने डिवाइड किया। अब ये कोष होते हैं, फिर उसके अंदर उपकोष होते हैं। ये सारी चीजें आप 11th में भी पढ़ोगे, वैसे आपके 10th वाले टीचर आपको हो सकता है पढ़ाए हो तो आप जानते होंगे। ठीक है, तो ये हो गया। यहाँ पर क्या है कि भाई एक मान लो इसके ये धन आयन है, Na+, सिंपल याद रखो बस, Na+ होता है 1। उसके बाद देखो सोडियम अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ग्रहण करेगा। नहीं सॉरी यार, क्या मैं बोल रहा हूँ, अष्टक पूर्ण करने के लिए अपना 1 इलेक्ट्रॉन दान करेगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, क्लोरीन 2, 8, 7। इसका मतलब क्या है, इसमें 2, 8, 8 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 इलेक्ट्रॉन जो है, 1 इलेक्ट्रॉन वो ये ग्रहण करेगा। तो यहाँ पर ये 2, ये क्या बना लेगा कि भाई Cl- ये हो गया। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें कुल मिलाकर 8, 2, 10, 8, 18 इलेक्ट्रॉन होंगे Cl- में, और Cl में कितने होंगे, मतलब 17। ठीक है, आपको समझ में आया? भाई परमाणु की संख्या होती है जो आपका परमाणु क्रमांक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या उतनी ही होती है। ठीक है, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। आगे है क्लोरीन अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। तो Na और दोनों ही संयोजकता 1 है, तो Na और जब Cl मिलेंगे तो Na+ Cl- मिलेंगे, यानी NaCl आपका बनाएंगे। जो आपका सोडियम क्लोराइड होता है, आपका जो घर में नमक आप प्रयोग करते हो, यही फार्मूला होता है उसका। ठीक है, सोडियम और क्लोरीन से मिलकर बना होता है। तो ये हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। मैं जानता हूँ, एक बात और बता दूं, मैं जानता हूँ इसमें व्यूज बहुत कम आते हैं। अभी आपको मैं दे दूं कि भाई 10 मिनट में आप, मतलब 10 मिनट में पूरा आप कंप्लीट कर लो साइंस। तो आप लोग इतना देखोगे, आपका कोई लॉजिक बनता है कि आप 10 मिनट में साइंस कंप्लीट कर सकते हो इतने चैप्टर? नहीं बनता भाई साहब। आपको हर चीज तैयार कर रहा है, हर चीज इंपॉर्टेंट होता है। कुछ इंपॉर्टेंट है जो कि मैं बता ही रहा हूँ। ठीक है, अब नहीं देखना है जिन्हें ना देखे, लेकिन आप लोग देख रहे हो तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आप लोग कुछ सीख रहे हो। ठीक है, तो चलो आगे हम बढ़ते हैं। और हमें क्या करना है, देखेगा कोई चाहे ना देखेगा। ठीक है, धातु और अधातु पहचानने की ट्रिक क्या है? देखो धातु में क्या है कि भाई देखो, पहला, दूसरा एवं थर्ड ए यानी 13वें ग्रुप के सभी तत्व जो होते हैं, यानी समूह के सभी तत्व जो हैं वो धातुएं हैं। और याद करने की ट्रिक क्या है भाई साहब, पहले में क्या है, हाइड्रोजन आता है, आप जानते हो ऊपर। तो आपका याद रखना, हेलिना के रबड़ी से फ्रूट निकला। इसका मतलब क्या है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। याद हो गया? बधाई हो। और ये फ्रेंक्सियम याद हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये धातु आपको याद हो गया कि ये सारी धातुएं हेलिना के रबड़ी से फ्रूट निकला। अब देखो प्रतीक तो आपको याद करना पड़ेगा। अब ये भी बोलो भैया प्रतीक याद करने की क्या ट्रिक है? क्या ट्रिक है भाई? फर्स्ट अंग्रेजी का फर्स्ट अक्षर हो जाता है ज्यादातर। ठीक है, आगे समूह नंबर 2A में क्या है कि भाई बेटा मांगे काला शर्ट बाप राजी, या बेपा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, जो ही बोलना है। तो बे से हो गया बेरिलियम, Mg से हो गया मैग्नीशियम, Ca से हो गया आपका कैल्शियम, Sr से हो गया स्ट्रांसियम, Ba से बैरियम, R से रेडियम। अब यहाँ पर ध्यान रखना, इनकी जो संयोजकता वो +2 पाई जाएगी। तो ये भी आप मतलब सूत्र बनाने में प्रयोग कर लोगे। और इनकी जो संयोजकता वो +1। इसका मतलब क्या है कि भाई ये अपने बाहरी कोश से 1 इलेक्ट्रॉन को दान करेंगे और ये बाहरी कोश से 2 इलेक्ट्रॉन दान करेंगे। सिंपल। उसके बाद 13 में क्या होगा, इनकी संयोजकता +3 पाई जाएगी। भाई ये क्या है, बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। ठीक है, ये हो गया बाल गए इंडिया थाईलैंड याद करने
की ट्रिक मैंने बता दी। तो इस तरीके की नोट्स मुझे नहीं लगता कि कोई आपको फ्री में प्रोवाइड कर रहा होगा। जल्दी से बताओ, आज तक किसी ने आपको इस तरीके की नोट्स जो है फ्री में प्रोवाइड किया है? कभी नहीं किया होगा। मैं जानता हूँ मेहनत बहुत लगती है, लगभग क्या जानते हो पूरा चैप्टर लिखने में कितना टाइम लगता है, लेकिन केवल आपके लिए बना रहा हूँ। तो आप लोगों का फर्ज बनता है भाई साहब कि प्लीज वीडियो को यार लाइक कर दिया करो, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दिया करो और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दिया करो। मुझे भी थोड़ा बहुत यार फायदा दिलाओ ना भाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे आपका आता है कि धातु एवं अधातु में अंतर क्या है। अब यहाँ पर देखो अधातु में क्या है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब यहाँ पर अधातु पहचानने की एक और मैं ट्रिक बताता हूँ। आपका जो 17वां है ना, आपका फूफा, कल, ब्रेड, इमली, आटा, लाए, इसका मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, और स्टेटाइन, क्या बोलते हैं, स्टेटाइन, ठीक है। तो मतलब यार देख लेना, है ना, यही वो होगा। तो ये इसमें क्या है, -1 संयोजकता पाई जाएगी, पहली बात। तो दूसरी बात, ये सभी अधातु हैं। अधातुओं की हमेशा ऋण आयन होती है, ठीक है, यानी माइनस हमेशा रहेगा। क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो माइनस का होता है। सिंपल यार, ये सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, कोई बात नहीं। आगे आपका धातु एवं अधातु में अंतर क्या है, ये आपको बताना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं धातु और अधातु में आपको अंतर बताए दे रहा हूँ। इसको अंग्रेजी में बोल लो डिफरेंसेस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। भौतिक गुणधर्म पहले समझते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज। भाई भौतिक गुणधर्म का मतलब क्या है? भौतिक गुणधर्म का मतलब कि उन्हें हम जब चेंज करें तो वापस उसी फॉर्म में फिर से बना सकते हैं आसानी से। जैसे कि देखो, पहले अवस्था। भौतिक अवस्था क्या होती है भाई? धातुएं सामान्यतः ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। सिंपल, धातुएं क्या होती हैं कि ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। हमेशा आप देखोगे जैसे कि भाई ये पेन है, इसमें भी कोई ना कोई धातु प्रयोग हुई है। और मैं क्या बताऊं, ठीक है। कोई भी आप ले लो धातु, क्या, अच्छा ये बताओ, ये क्या है? ये धातु है? नहीं है भाई, धातु नहीं है ना तो अधातु है। ये क्या, एक लकड़ी से बनता है, कागज। लेकिन यहीं पर मैं बोलूं, अगर इसमें देखो, ये क्या धातु है? इसमें कुछ, हाँ बिल्कुल, प्लास्टिक जो है अधातु ही, और ये आपकी धातु है, ठीक है। ये आपकी क्या है? धातु हुई। धातु हुई, हाँ धातु हुई। अब धातु हुई तो भाई बस वही कि ठोस अवस्था में ज्यादातर पाई जाती हैं। हाँ कुछ अपवाद है, जैसे कि आपकी ब्रोमीन और पारा यानी Hg, आप जानते हो ना पारा को, Hg, ठीक है। तो Hg जो होती है, पारा जो होती है, वो द्रव अवस्था में कमरे के ताप पर पाई जाती है। बस दो याद रखना, ब्रोमीन और पारा। नहीं, सॉरी, ब्रोमीन तो आपकी अधातु होती है ना। हाँ, अधातु भी द्रव अवस्था में केवल ब्रोमीन ही पाई जाती है, ये ध्यान रखना। आप देख लेना ब्रोमीन, वरना जितनी भी अधातुएं आपकी गैस अवस्था में पाई जाती हैं। आप ऑक्सीजन ले लो, नाइट्रोजन ले लो, सल्फर ले लो, फास्फोरस भी पाया जाता है, ठीक है, भुरभुरा रूप में। और क्या, बहुत सारे हैं। आपकी जो अक्रिय गैस हैं वो भी अधातु में आती हैं, ठीक है। हीलियम, नियान, क्रिप्टॉन, ये बहुत सारी हैं। हेलिन, अरे क्या है उसका, हेनी अर्कर से मतलब आर्गन, कर से मतलब क्रिप्टॉन, जीरो पर रन आउट, जीजान, ठीक है, बहुत सारे हैं। आगे बढ़ते हैं। बहुत सारी चीजें मैं आपको बताते चल रहा हूं ताकि आपको याद होती जाए भाई। तो यहाँ पर ये हो गया, अधातुएं ठोस, द्रव एवं गैस तीनों अवस्थाओं में पाई जाती हैं। सिंपल, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या है कि पारा Hg यानी मरकरी को छोड़कर यह द्रव अवस्था में होती है। मरकरी जो है वो क्या है, द्रव अवस्था में होती है। और ऑक्सीजन गैस, ब्रोमीन द्रव और हीरा ठोस होते हैं, ठीक है। ये मतलब अधातुएं जो है ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में पाई जाती हैं। जैसे मैंने आपको बता ही दिया था ब्रोमीन के बारे में। चमक में क्या है कि धातुओं में एक सतह में एक चमक पाई जाती है, लेकिन अधातु में कोई चमक नहीं। हवा में क्या चमक है बताओ? क्या चमक है? तो अधातुओं में चमक नहीं पाई जाती, लेकिन कुछ अपवाद भी होते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो, धातुओं में तो धात्विक चमक पाई जाएगी, लेकिन अधातुओं में क्या है कि चमकीली नहीं होती। जैसे ग्रेफाइट, हीरा और आयोडीन को छोड़कर। आयोडीन आपका जो होता है भाई, आयोडीन, वो चमकीले होते हैं सब, ठीक है। चालकता क्या है कि सभी धातुएं ऊष्मा एवं विद्युत की क्या होती हैं, सुचालक होती हैं, चाहे जो भी धातु होगी। लेकिन यहाँ पर अधातुओं में क्या है कि ऊष्मा एवं विद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन एक को छोड़कर, कार्बन गैस को छोड़कर, नहीं भाई, ग्रेफाइट को भी छोड़कर। ग्रेफाइट जो आपके पेंसिल में होता है, कभी आप गलती मत करना। मैंने देखा कई लोग पेंसिल होती है उसको से बनाने लगते हैं, मतलब बोर्ड में घुसाने लगते हैं कि मतलब प्लग नहीं रहता तो उसको तो करंट मार देता है। क्यों? क्योंकि भाई पेंसिल में ग्रेफाइट ही भरा होता है, और ग्रेफाइट जो होता है वो ऊष्मा एवं विद्युत दोनों का क्या होता है, सुचालक। जो भी ऊष्मा का सुचालक होगा वो विद्युत का सुचालक होगा। सिंपल, ठीक है। तो ये है भाई, उसमें क्या स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं जो कि गति करते हैं, वो आगे पढ़ोगे। और फिर वो क्या है कि इलेक्ट्रॉन, भाई उन इलेक्ट्रॉनों का जो अंदर चालन हो सकता है उसमें। आगे बढ़ते हैं। घनत्व एवं गलनांक। धातु क्या है, अधिक घनत्व एवं उच्च गलनांक के पाए जाते हैं। यहाँ पर लिखा गया है धातु अधिक घनत्व एवं उच्च गलनांक की होती है। जैसे सोडियम पोटेशियम को छोड़कर, सोडियम पोटेशियम को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। आज से पूछ सकता है एग्जाम में कि ऐसी कौन सी धातु है जिन्हें चाकू से
आसानी से काटा जा सकता है। तो आप याद रखना सोडियम और पोटेशियम 2 नंबर का आ जाएगा। बहुविकल्प में भी आ सकता है कि इसमें से कौन सी धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है, तो एक पोटेशियम ऑप्शन दे देगा, एक मैग्नीशियम, एक एल्यूमिनियम, इस तरीके से। तो आपको ढूंढना पड़ेगा, ये दोनों ही कोई दोनों में से एक देगा। आगे बढ़ते हैं। अधातुओं गलनांक एवं घनत्व प्रायः कम होते हैं लेकिन हीरा को छोड़कर अधिक कठोर। हीरा जो है सबसे कठोर होता है, फिर भी ये अधातु है, ठीक है, अपवाद है ये। आपका जो ग्रेफाइट होता है उसका अपर रूप, ठीक है, हीरा, कार्बन का अपर रूप, सॉरी, कार्बन का, ग्रेफाइट और हीरा दोनों ही कार्बन से बनते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। आगे धातुओं में आघातवर्धता एवं तन्यता का गुण होता है। धातुओं में क्या होता है कि आघातवर्धता एवं तन्यता का गुण पाया जाता है। उसके बाद आता है इनमें ये दोनों गुण नहीं होते भाई, तन्यता ना होगी ना तो आघातवर्धता होगी, ठीक है। अधातुओं में आघातवर्धता और तन्यता का मतलब क्या है? आघातवर्धता का मतलब जिसे हम पीट कर चादर के रूप में परिवर्तित कर सके वो आघातवर्धता हुई। तन्यता का मतलब जिसे हम तार के रूप में खींच सके। भाई धातु कोई होगी, जब मान लो लोहा, तो आप देखते हो सरिया बन जाती है, उसमें से क्या है? धातु है, सरिया जो आपके घर में प्रयोग होती है, ठीक है। चादर बनी हुई होती है लोहे की, तो क्या है? धातु की चादर, यानी आघातवर्धता करके उसके चादर बनाया गया है, पीट पीट कर आगे बढ़ते हैं। आगे थोड़ा सा है कि भाई धातु अपारदर्शी होते हैं लेकिन अधातु में कुछ पारदर्शी, कुछ अपारदर्शी एवं कुछ पारभासी होते हैं। एग्जांपल मुझे आप बताओ कि भाई जैसे हवा में ऑक्सीजन भी होती है, अधातु हुई। हाँ, तो ये क्या है भाई? पारदर्शी, ठीक है, अधातु है, पारदर्शी हुई। और क्या है? कुछ अपारदर्शी होते हैं। अपारदर्शी मुझे बताओ, हीरा को ले लो, ग्रेफाइट को ले लो, क्या हुई? अपारदर्शी हुई। और कुछ पारभासी होते हैं, मतलब थोड़ा थोड़ा दिखेगा उस पार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। किसी कठोर वस्तु से टकराने पर धात्विक ध्वनि उत्पन्न करते हैं। जो धातुएं होती हैं कि ठीक भी कठोर चीज से टकराकर धात्विक ध्वनि उत्पन्न करेंगे, जिन्हें सोनोरस भी बोलते हैं। और अधातुएं कोई भी ध्वनि उत्पन्न नहीं करती। हीरा को छोड़ देना, हीरा को मारोगे तो ठोस होता है, भाई ध्वनि तो उत्पन्न करेगा ही ना। तो आगे रासायनिक गुणधर्म पढ़ लेना। रासायनिक गुणधर्म यानी केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या है कि धातुओं के ऑक्साइड समानता क्षारीय होते हैं, बट एल्युमिनियम, जिंक, टिन के ऑक्साइड उभयधर्मी होते हैं। उभयधर्मी का मतलब ये दोगले होते हैं, दोनों के गुणधर्म दर्शाते हैं। मतलब क्या है कि भाई ये जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करेंगे तो वो क्षारक का गुणधर्म दर्शाने लगेंगे, जब ये क्षारक का अभिक्रिया करेंगे तो अम्ल का गुणधर्म दर्शाने लगेंगे। मतलब दोनों के साथ ये रिएक्शन कर जाते हैं, तो उन्हें बोलते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में पक्का ये आ सकता है, तो आपसे पूछ सकता है कि उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं। तो आपको याद रखना है एल्युमिनियम, जिंक जो है उभयधर्मी ऑक्साइड है, जो मैंने बताया, परिभाषा लिख देना। और यहाँ पर अधातुओं के ऑक्साइड समानता अम्लीय होते हैं, बट हाइड्रोजन के ऑक्साइड एवं कार्बन मोनोऑक्साइड उदासीन होते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड याद रखना, कार्बन मोनोऑक्साइड, C और O, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, ये क्या होते हैं? उदासीन होते हैं। लेकिन ये अधातु में, ज्यादातर अधातुओं जो ऑक्साइड होगी वो अम्लीय होंगे। आपने चैप्टर नंबर 2 में भी पढ़ा होगा, ठीक है, मैंने पढ़ाया था आपको। अगर पढ़े होंगे तो अब जो पढ़ रहा है आपको बधाई है, ठीक है, कि पढ़ रहे हो। अगर अभी तक पढ़ रहे हो तो कमेंट करो, हाँ भैया मैं पढ़ रहा हूँ, जल्दी से कमेंट करो। चलो मैं आप बढ़ता हूँ। कुछ धातुएं अम्ल से अभिक्रिया करके लवण एवं हाइड्रोजन गैस को विस्थापित करती हैं। आपको सक्रियता श्रेणी याद कर लेनी है सबसे पहले, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी है सक्रियता श्रेणी, ठीक है, क्योंकि वही आपकी सबसे इंपॉर्टेंट है। तो कुछ धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण एवं हाइड्रोजन गैस को विस्थापित करते हैं। कुछ धातुएं क्यों लिखा गया है? क्योंकि जो हाइड्रोजन से नीचे पाई जाएंगी सक्रियता श्रेणी में, उनकी अभिक्रियाशीलता जो है हाइड्रोजन से कम होगी, तो वो अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाएंगे, हाइड्रोजन से कम ताकतवर होंगी। जो हाइड्रोजन से ऊपर होंगी वो हाइड्रोजन से ज्यादा ताकतवर होंगी, उनकी अभिक्रियाशीलता अधिक होगी। तो क्या है कि अम्ल से अम्ल क्या, हाइड्रोजन का परमाणु जिसमें हाइड्रोजन H+ आयन पाए जाते हैं, हाइड्रोजन, ठीक है, तो वही है। तो भाई हाइड्रोजन को जब विस्थापित करेंगे तभी तो H2 मिलेगा, तो ये है, ठीक है। तो धातु प्लस अम्ल, लवण एवं हाइड्रोजन गैस मिलती है। कुछ ही धातु में, जैसे पोटेशियम हो गया, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड है, लेड आपका शीशा, वो भी, ठीक है, हो गया, इतने हैं। उसके बाद आगे ये समानता अम्ल से अभिक्रिया नहीं करते, क्यों? क्योंकि अम्लीय प्रकृति के ही होते हैं। लेकिन धातुएं अम्लीय और क्षारकीय दोनों प्रकृति के होते हैं। अम्ल अम्ल कभी आपस में रिएक्शन नहीं कर सकते, क्षारक क्षारक कभी आपस में रिएक्शन नहीं कर सकते, इतना आप याद रख लो बस। तो अम्ल की रिएक्शन हमेशा क्षारक से होगी, क्षारक की रिएक्शन हमेशा अम्ल से होगी, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अधिकांश धातुएं हाइड्रोजन से संयोग नहीं करती। कुछ धातुएं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम हाइड्रोजन से संयोग करके अस्थायी हाइड्राइड बनाती हैं। अस्थायी हाइड्राइड, H जो होता है वो माइनस के रूप में होता है, इसको हाइड्राइड बोलते हैं। जैसे कि क्या बना लेगा यहाँ पर, मान लो कि भाई अस्थायी हाइड्राइड का मतलब है NaH, ये क्या है? एक अस्थायी हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड। जैसे कि यहाँ पर पोटेशियम भी अस्थायी, अरे यार KH,
पोटेशियम हाइड्राइड। देखो इसका मतलब क्या, हाइड्राइड का सीधा सा मतलब क्या है कि भाई देखो H से संयोग करके अस्थाई का मतलब मैं बोलना चाह रहा हूं। अस्थाई का सीधा सा मतलब है भाई साहब कि अस्थाई रहेंगे, कभी स्थाई नहीं रहेंगे। उनको रख दोगे तो फिर वो टूटकर अलग अलग बन जाएंगे, ठीक है, अस्थाई रहेंगे। उसके बाद क्या है कि अधातुएं जो हैं हाइड्रोजन से संयोग करके अस्थाई यौगिक बनाती हैं। सिंपल, जैसे कि यहाँ पर मेथेन, सॉरी यार अस्थाई कहाँ, स्थाई यौगिक बनाती है। जैसे मेथेन हमेशा स्थाई हो गया वो, फिर वो अलग नहीं हो सकता। उसके बाद अमोनिया भी हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ये सारे जितने भी आपके HNO3 हो गया, नाइट्रिक अम्ल जिसको बोला जाता है, ठीक है, तो ये भी हाइड्रोजन नाइट्रेट। आगे धातुएं अपने परमाणु से इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाती हैं, अतः ये धन विद्युत तत्व हैं। मैंने पीछे भी आपको बता दिया था। अधातुएं हाइड्रोजन के अलावा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाती हैं, अतः ये ऋण विद्युत तत्व होते हैं। हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, ऐसी बात नहीं है, दो ठो आपका अपना आवेश पूरा करने के लिए, ठीक है, सिंपल। आगे धन विद्युतीय होने के कारण इनका विद्युत अपघटन करने पर ये कैथोड पर एकत्र होते हैं। आपने पढ़ा होगा हमेशा से कि विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। भाई देखो सिंपल है, मेल फीमेल की तरफ आकर्षित होती है, फीमेल मेल की तरफ, तभी तो प्यार होता है ठीक है, तो आकर्षण ही एक प्रकार का होता है। तो उसमें होता क्या है, देखो सिंपल सी बात है कि विपरीत आकर्षण होगा। तो यहाँ पर क्या है कि भाई धातुएं जो धन वित्तीय होती हैं, धन वित्तीय जो है ऋणात्मक यानी कैथोड की तरफ क्या होगी, एकत्र होंगी जब आप उनका विद्युत अपघटन करोगे। और इसका विद्युत अपघटन करने पर यानी अधातुओं का विद्युत अपघटन करने पर प्लस यानी कैथोड एनोड की तरफ एकत्र होंगी, ठीक है। आप जानते हो आपकी जो बैटरी होती है उसमें कैथोड और एनोड दो प्रकार के उसमें टर्मिनल पाए जाते हैं। कैथोड का मतलब है ऋण आयन और एनोड का मतलब धन आयन, ठीक है, जिसमें जो प्लस वाला टर्मिनल होता है टर्मिनल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये मिश्र धातु यानी एलॉयज बनाती है भाई साहब। पीतल कांसा एग्जांपल है। मिश्र धातु का मतलब क्या कि एक निश्चित अनुपात में धातु एवं अधातु दोनों मिला सकते हैं, या धातु धातु ही मिलाकर जब कोई हम दूसरी चीज बना लेते हैं उसको बोलते हैं मिश्र धातु। जैसे कि यहाँ पर पीतल, कापर और जिंक का मिश्रण होता है। कांसा किसका मिश्रण होता है मुझे कमेंट कर देना। आगे बढ़ते हैं, ये मिश्र अधातु नहीं बनाती है, अधातु कभी नहीं बना सकती। मिश्र अधातु आपने नाम सुना है, होती ही नहीं है, ठीक है, ये होता है। आगे धातुओं के रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, ठीक है। वायु के साथ अभिक्रिया जब आप करवाओगे धातुओं की तब क्या होगा, यहाँ पर देखो सबसे इंपॉर्टेंट, ये धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके संगत धातु ऑक्साइड बनाती हैं। ध्यान रखना, धातुएं जो होती हैं मैक्सिमम धातुएं जो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेंगी वो क्या करेंगी कि धातु ऑक्साइड तो बनाएंगी, मतलब जो धातु अभिक्रिया करेगी उसका ऑक्साइड बन जाएगा। जैसे यहाँ पर जैसे जैसे धातु और ऑक्सीजन मिलेगा तो धातु ऑक्साइड। इतनी सरल नोट्स मुझे नहीं लगता कि आप एक बार पढ़ लोगे तो ना आए आपको, इतनी सरल मैंने बनाया है, हर जगह शामिल की हर चीज। और हाँ, अब मैं पासवर्ड बता दे रहा हूं, कैपिटल में लर्न मंत्रा पासवर्ड है। क्या है, कैपिटल में लर्न मंत्रा। कैपिटल में कुछ स्पेलिंग पूरा नहीं होगा, LEARN MANTRA पूरा कैपिटल में लिख दो, यही पासवर्ड है, ठीक है, तो याद रखना। वैसे पासवर्ड डाला ही नहीं हूँ, ठीक है भाई, जाओ फ्री में पढ़ाई करो, क्या करना है, ठीक है। आगे तो यहाँ पर देखो सोडियम ऑक्सीजन, जब सोडियम ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया तो सोडियम ऑक्साइड बनेगा, ठीक है। और यहाँ पर सक्रियता श्रेणी पेज 50 अपने बुक में देख लेना। उसके बाद जब कैल्शियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो कैल्शियम ऑक्साइड बनता है। आप बोलो भाई ये 2 क्यों लगा है, तो यार इतना मूर्ख तो नहीं हो ना, ये संतुलित करने के लिए लगाया गया है। जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तब आपका जल बनता है, आप जानते हो। उसके बाद पोटेशियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके K2O बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके MgO बनेगा। आप बोलोगे भाई ये कैसे बन रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, जैसे सोडियम यहाँ पर है, सोडियम का जो आवेश होता है यानी प्लस होता है, और यहाँ पर ऑक्सीजन का जो होता है -2 होता है, इसीलिए जो बनता है यानी A2O। क्यों, क्योंकि इसको संतुष्ट करने के लिए हमें 2 ठो सोडियम लेना पड़ेगा, सिंपल, ठीक है भाई। 2 ऑक्सीजन के साथ 2 सोडियम लेना पड़ेगा, 2 ऋणायन के साथ 2 धनायन लेना पड़ेगा, बराबर होना चाहिए। उसके बाद इसी तरीके कैल्शियम, कैल्शियम का जो आवेश होता है Ca+ होता है, प्लस प्लस यानी 2 प्लस, और जो ऑक्सीजन का होता है वो -2, दोनों मिलेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड ही बन जाएगा। क्यों, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, 2 प्लस से 2 प्लस माइनस। उसके बाद हाइड्रोजन में, हाइड्रोजन H+ के रूप में होता है, ऑक्सीजन H-, हाइड्रोजन दोगला होता है, मैंने बताया था ना। तो यहाँ पर बनाएगा H2O, भाई 2 ठो हमें हाइड्रोजन लेना पड़ेगा 2 ठो ऑक्सीजन के साथ मिलाने के लिए। इसी तरीके से पोटेशियम जो होगा, पोटेशियम का K+ होता है, आप जानते हो, ऑक्सीजन का होता है -2 होता है तो K2O बनाता है। यार ये सूत्र बनाना भी मैं कहाँ सिखाने लग गया, चलो कोई बात नहीं। मैग्नीशियम का क्या होता है, मैग्नीशियम का Mg+2 होता है, और यहाँ पर ऑक्सीजन का होता है प्लस, ऑक्सीजन का होता है -2। तो यहाँ पर जब बनेंगे तो MgO बनाएंगे, दोनों एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, अब मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन दान करेगा और जो आपका ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा। इसी तरीके से एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का यहाँ पर होता है भाई साहब Al+3, ठीक है, ध्यान रखना Al+3। क्यों, क्योंकि 13वें ग्रुप में पाई जाती है, इसीलिए बोलते हैं, और सरणी याद करो। उसके बाद ऑक्सीजन का क्या होता है, प्लस -O2, ठीक है, वो -2, 2 ठो। अब उसके बाद
बाद जब ये मिलेंगे तो क्या बनाएंगे आप, सिंपल Al2O3। अब इसका मतलब क्या है भाई, देखो ये दोनों का इधर इधर मल्टीप्लिकेशन कर दो बस, जैसे कि Al2 भाई 2 ठो एल्युमिनियम 3 ठो ऑक्सीजन के साथ मिलेंगे, एक निश्चित अनुपात लेना पड़ेगा ना। अब ऐसे तो बन नहीं सकता कि AlO3 कैसे बन जाएगा, फिर 2 ठो एक एल्युमिनियम 3 ऑक्सीजन को संतुष्ट ही नहीं कर पाएगा, ये हो जाता। तो अगला बढ़ते हैं, देखो स्टार कैटेगरी का ये भी क्वेश्चन है। तो क्या कहता है कि भाई सोडियम, ये तो केवल पढ़ने वाली चीज है कि भाई सोडियम तथा पोटेशियम अधिक क्रियाशील सक्रिय तत्व होते हैं जिसे वायु में खुला छोड़ने पर आग पकड़ लेती है, अतः इन्हें किरोसिन यानी मिट्टी के तेल में डुबा कर रखते हैं जिससे ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन दोनों प्रवेश नहीं कर पाते। तो आपको ये याद रखना है भाई साहब, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे आपका ये देखो, तो यहाँ पर एक बात याद रखना, जो सोडियम और पोटेशियम बहुत ज्यादा क्रियाशील होती हैं। आपसे पूछ सकता है कि सोडियम और पोटेशियम को किरोसिन के तेल में डुबाकर क्यों रखा जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि भाई सोडियम तथा पोटेशियम दोनों का गलनांक बहुत कम होता है, अतः इन्हें चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। ये भी याद रखना, आपसे पूछ सकता है कि ऐसी कौन सी धातु है जिन्हें चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट सारे हैं, स्टार कैटेगरी सभी, ठीक है। सोडियम तथा पोटेशियम दोनों ही वायु तथा जल से तीव्रता से अभिक्रिया करते हैं और अपने अपने ऑक्साइड यानी Na2O या K2O बनाते हैं, सिंपल। उसके बाद सोडियम तथा पोटेशियम को जल में फेंकने पर आग पकड़ लेती है, विस्फोट भी होता है। मतलब आप जब सोडियम को सीधा जल में फेंक दोगे तो उसमें आग पकड़ लेगी, विस्फोट हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा, चाहे पोटेशियम ले लो चाहे सोडियम ले लो, दोनों, ठीक है। तो ये हो गया। आगे देखो यहाँ पर क्या है कि भाई मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक और आयरन और लेड यानी Pb, सीसा जिसको बोलते हैं, वायु के साथ मंद यानी धीमे अभिक्रिया यानी गति से अभिक्रिया करते हैं और इन पर ऑक्सीजन की परत चढ़ जाती है, यानी ऑक्साइड बना लेते हैं, सिंपल, ठीक है। हर यार ये सारे ऑक्साइड बनाते हैं, जैसे चाहे सोडियम हो चाहे पोटेशियम हो, ऑक्सीजन के साथ मिलकर। उसके बाद आता है भाई साहब की थोड़ा आवाज दूसरी आ रही होगी तो उसके लिए सॉरी। उसके बाद आपका आता है भाई साहब की चांदी यानी Ag और Au ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करती, ये दोनों ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करेंगे, ठीक है। चांदी क्यों, क्योंकि आप सक्रियता श्रेणी पर हो ना, जो कम क्रियाशील होगा, ये किसी से लड़ाई ही नहीं करते। आपका चांदी और सोना किसी से लड़ाई नहीं करते, इसीलिए महंगा होता है। कीमत उसकी बढ़ती है जो किसी से लड़ाई नहीं करता, इसलिए आपको लड़ाई किसी से नहीं करना, शांत रहना, शांत दिमाग से अकेले अपना काम करते जाना है, पढ़ाई करते जाना है और एक दिन आप लोगों को तहलका मचा देना है, समझ रहे हो। मैं भी लगभग 3 साल से एक कमरे में बुक था, किसी से नहीं मिलता था, कोई दोस्त नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि आपकी लाइफ से ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके दोस्त नहीं हो सकते। जब आपको कुछ भी घटेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, तो आपको कोई साथ नहीं देने वाला, चाहे वो रिश्तेदार हो चाहे कोई भी हो, सिवाय आपके माता पिता के। तो ये आपको बात हमेशा याद रखनी है कि दोस्ती वहां तक निभाओ जहां तक चल सके, सबसे पहले अपना फ्यूचर बनाओ, पढ़ाई करो, ठीक है, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस एज में। पढ़ाई, अब बोलोगे कि ये रट कर हमें क्या मिलेगा, लेकिन नहीं, इससे आपका माइंड विकसित होता है भाई साहब। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आप याद रखना, चांदी और सोना कभी लड़ाई नहीं करते, इसलिए इनकी कीमत बहुत ज्यादा है। आप भी लड़ाई नहीं करोगे किसी से, आपकी भी कीमत समाज में सबसे ऊपर हो जाएगी। सीखना है तो इनसे सीखो ना यार, इन धातुओं से सीखो, इंसान से क्या सीखते हो। आगे बढ़ते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड, मैंने आपको उभयधर्मी नहीं बताया था वैसे। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है, उभय का मतलब है दो, अम्ल और क्षारक दोनों से अभिक्रिया कर लेंगे। मैंने बताया था जिंक, एल्युमिनियम की जो ऑक्साइड, टिन, ये तीनों ऑक्साइड क्या है, उभयधर्मी होती हैं। ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल एवं क्षारक दोनों के साथ अभिक्रिया करते हैं और लवण तथा जल उत्पन्न करते हैं या बनाते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। सिंपल परिभाषा है, बिल्कुल आसान। उसके बाद उदाहरण के लिए एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, पसीना बहुत बह रहा है, मेरा बाल भी बिखरा है क्योंकि इतना टाइम नहीं मिलता है। मैं आजकल, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं दाढ़ी भैया नहीं बनवा रहे हो, तो दाढ़ी हाँ बड़ी बड़ी हो गई है, बाजार जाने का मौका नहीं मिल पाता है, इतना काम रहता है आप लोगों के लिए, जो भी कहे हैं तो करेंगे तो है ही। तो ये है सारी चीजें। उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि भाई जैसे यहाँ पर देखो उभयधर्मी ऑक्साइड का एग्जांपल है Al2O3, एल्युमिनियम ऑक्साइड कैसे बना, Al का जो आवेश होता है वो होता है आपका +3 और यहाँ पर O का जो होता है -2 होता है, ठीक है। तो +3 और O2 मिलेंगे तो Al2O3 बनेगा, ठीक है, ध्यान रखना। और यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड से जब अभिक्रिया करता है तो एल्युमिनियम क्लोराइड। अब बोलोगे ये कैसे बना, तो क्लोरीन का जो आवेश होता है -1 होता है, कैसे, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन त्याग करके ऋण आयन बनाता है, अधातु है ना, तो ये हो जाता है। उसके बाद जल बनता है। अब मैं हर चीज नहीं बताते रहूंगा हर बार, ठीक है। अब एल्युमिनियम ऑक्साइड जब आपस में अभिक्रिया करता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो यहाँ पर सोडियम एल्यूमिनेट बनाएगा और यहाँ पर जल बनेगा, सिंपल। एल्यूमिनेट यानी मेटा एल्यूमिनेट, ठीक है, तो मेटा एल्यूमिनेट, ठीक है, ये हो जाता है। आगे देखो यहाँ पर जिंक की भी, यहाँ पर देखो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉट इंपॉर्टेंट मैंने लिख दिया है, लेकिन है, पूछ सकता है कभी उभयधर्मी ऑक्साइड का एग्जांपल दो, तो दोनों याद करे रहना, ठीक है, एग्जाम है।
और जिंक ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो जिंक क्लोराइड और यहाँ पर जल बनाएगी। जैसे यहाँ पर देखो एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाया हुआ है, वैसे बिल्कुल सेम है यार। थोड़ा सा अगर आपने केमिस्ट्री पर ध्यान दे दिया तो बिल्कुल सरल लगने लगेगी, जैसे देख सकते हो। अब यहाँ पर क्या है कि भाई जिंक ऑक्साइड जब आपस में अभिक्रिया करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड से, तब क्या होगा, देखो ये क्या है, ये आपका अम्ल था, क्या है, अम्ल। जैसे कि यहाँ पर ये क्या था, आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड था, यानी अम्ल था, ठीक है। तो इसी तरीके से अब ये क्या है, ये है आपका क्षार। तो देखो दोनों से अभिक्रिया कर रहा है। मैंने बताया था अम्ल अम्ल आपस में अभिक्रिया नहीं कर सकते, क्षार क्षार आपस में अभिक्रिया कभी नहीं कर सकते, क्षारक क्षारक चाहे क्षार क्षार बोलो तो ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो ये ऑक्साइड है, जब आप जानते हो धात्विक ऑक्साइड जो हमेशा क्षारकीय प्रकृति के होते हैं ज्यादातर, चाहे सोडियम पोटेशियम ले लो। लेकिन मैंने क्या बताया कि दो ऐसे हैं, जैसे कि जिंक हो गया आपका, एल्यूमिनियम, ये दोनों उभयधर्मी होते हैं। तो भाई साहब आगे बढ़ते हैं। आगे आपका आता है कि धातु की जल के साथ अभिक्रिया। तो धातु जब जल के साथ अभिक्रिया करेंगी तो क्या होगा, तो यहाँ पर सबसे सिंपल सी बात है, दो चीजें होगी। पहली एक घटना हो सकती है कि भाई धातु जब जल के साथ अभिक्रिया करेगी तो धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन बनाएगी। दूसरी, जब धातु ऑक्साइड प्लस जल अभिक्रिया करेगी धातु हाइड्रोक्साइड बनेगी, सिंपल, ठीक है। तो धातु जल से अभिक्रिया करेगी तो क्या बनाएंगे, धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। और वही जब धातु ऑक्साइड जल से अभिक्रिया करेगी तो धातु हाइड्रोक्साइड बनाएगी। मैंने एक साथ दो चीजें यहां पर लिख दी है, तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है। उसके बाद यहां पर आप लोग एग्जांपल देख सकते हैं कि भाई धातु है और जल से अभिक्रिया करेगी तो धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाएगी। तो यहाँ पर आपकी धातु क्या हुई, मैग्नीशियम, और जल से अभिक्रिया की तो मैग्नीशियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाई। और भी धातुओं का एग्जांपल आप ले सकते हो, जैसे आप जिंक की अभिक्रिया करा दो H2O से, तो यहाँ पर क्या बना लेगा, मुझे आप जल्दी से बताओ, जिंक ऑक्साइड प्लस H2 गैस। उसके बाद मुझे आप एल्यूमिनियम की अभिक्रिया जल्दी से बताओ। एल्यूमिनियम जब यहाँ पर जल से अभिक्रिया करेगी तब क्या होगा, तब यहाँ पर हो सकता है भाई कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाएगा NeAl2O3 प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो इस तरीके से आप बहुत सारी रिएक्शन बना सकते हैं सक्रियता श्रेणी के हिसाब से, ठीक है। सक्रियता श्रेणी का मतलब जब कॉपर के नीचे जितने भी धातु हैं उनकी अभिक्रिया मत करवाना, ऊपर वाली जितनी आपकी धातु उनकी अभिक्रिया करवा देना, ये बन जाएगा। बस सोडियम पोटेशियम को छोड़ देना, क्योंकि वो डायरेक्ट हाइड्रोक्साइड बना लेती है। कैसे, अभी देखो यहाँ पर सबसे सिंपल, यहाँ पर थोड़ा सा देखना, क्या मैंने पूरा लिखा है कि भाई कोई भी धातु हो सकती है तो इन कंडीशनों में रिएक्शन करेगी। पहला, गर्म जल के साथ अभिक्रिया जब करेगी मैग्नीशियम ही कर सकती है। उसके बाद केवल भाप के साथ अभिक्रिया करेगी, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, ये तीनों भाप के साथ ही अभिक्रिया कर लेती हैं। मतलब समझ रहे हो, एल्यूमिनियम होगा तो वो आप देखोगे बिल्कुल कमजोर होने लगता है। आयरन भी होता है, उसमें भूरे रंग की कोट यानी परत चढ़ जाती है, जो आप जंग बोलते हो भाई, उसे आप पेंट लगाते हो अपने दरवाजे वगैरह में, तो वो उसका फिर क्या होता है, जंग नहीं लगता, वरना जंग बहुत लगता है, तो इसीलिए पेंट किया जाता है। तो ये हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर ठंडे जल के साथ अभिक्रिया क्या कर सकते हैं, सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम, ये इतनी लड़ाकू धातु है, मैं आपको बता दूं। लड़ाकू का मेरा मतलब है कि इतनी लड़ाकू धातु है ये कि ये किसी को अपने आसपास रहने ही नहीं देती। ये बोलती हैं आप मुझसे मिल कर रहो, वरना मैं अपने पास तुमको नहीं रहने दूंगी, नहीं रहने देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये जितनी ये तीनों धातुएं हैं बहुत लड़ाकू हैं। बस सिंपल समझो, ये स्वतंत्र अवस्था में कभी पाई ही नहीं जा सकती, ये दो को मिलाकर रहेंगी, समझ रहे हो, मतलब दो ये मिलकर रहेंगे, जैसे ऑक्साइड के रूप में हो सकती है, सल्फाइड के रूप में, कार्बोनेट के रूप में, कभी स्वतंत्र अवस्था में नहीं मिल सकती। स्वतंत्र अवस्था में केवल दो ही धातुएं मिलती है, वो आप जानते हो, चांदी और सोना। तो यहाँ पर आप देखो जल के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करती। यहाँ पर पहली बात आपके शीशा जो होता है नहीं करता, लेड, यहाँ पर कॉपर भी नहीं करता, ठीक है, कोई भी जल के साथ अभिक्रिया। यहाँ पर Hg भी नहीं करता, लेकिन यहाँ पर Ag और Au करता है। Ag का मतलब नहीं करता नहीं है, मतलब ये स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। Ag और Au का मतलब क्या है, आपकी जो चांदी Ag है, और Au का मतलब आपका सोना, आर्जेंटम और आरम बोलते हैं इसको, ठीक है, लैटिन भाषा में, उसी से इसका प्रतीक रखा गया। तो ये हो गया। तो ये क्या करती है कि ये किसी से अभिक्रिया नहीं करती, ना नमी से, ना जल से, ना हवा से, अभिक्रिया ही नहीं करती। तो ये क्या है, स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है दो धातुएं ये। तो याद रखना, आपसे पूछ सकता है कि ऐसी दो धातुओं का नाम बताओ जो कि स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है, 2 नंबर का आ जाएगा। तो वो है सोना और चांदी, जो कि लड़ाकू नहीं होते। सिंपल सी बात है, आप अगर लड़ाकू नहीं रहेंगे तो आपकी वैल्यू बहुत ज्यादा रहेगी। आप अपने समाज में आसपास देख लेना, अगर आप किसी से लड़ाई नहीं करते, अपने काम से काम रखते हो, अपनी पढ़ाई करते हो, अपने घर वालों का नाम करते हो, कुछ भी अच्छा काम करते हो, कोई भी काम हो सकता है, वो जरूरी नहीं कुछ भी, तो आप किसी से लड़ाई नहीं करते, सबका आप भला ही सोचते हो, तो उसमें क्या होगा कि आपकी वैल्यू समाज में सबसे ज्यादा रहेगी, ठीक है, मतलब गलत काम नहीं करते। इसी तरीके से जो आपकी चांदी और सोना है, भाई साहब सीखना है तो धातुओं से सीखो। इंसानों से क्या सीखते हो, धातुओं से आप सीखो ना। देखो ये दोनों धातुएं ऐसी हैं जो कि मतलब क्या, किसी से लड़ाई ही नहीं करती अपने आसपास, तो क्या है ये, इनकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। भाई सोना देखो कितनी वैल्यू है और चांदी की वैल्यू कितनी ज्यादा है। तो ये सारी चीजें आप धातुओं से ही सीख लो, ठीक है। तो किसी से भी सीखो तो कुछ। आगे यहाँ पर है भाई, तो ये आपको
आपको मैंने बता दिया। आगे देखो क्या यहाँ पर मैंने सब चीज लिख दिया है कि कैल्शियम तथा मैग्नीशियम, अरे यार ये क्या हो गया, तो यहाँ पर एक चीज मुझे समझाना था। यहाँ पर ये जो धातु है दोनों, ये क्या जल के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड भी नहीं बनाएंगी, सीधे हाइड्रोक्साइड बनाएंगी, समझ रहे? उसमें से ऑक्सीजन को भी लेंगी और हाइड्रोजन को भी ले लेंगी तो हाइड्रोक्साइड बनेगा। ये क्या है, इतनी मतलब होती है अभिक्रियाशील कि ये बोलती है मैं तुझसे बस लड़ाई नहीं करूंगी, मैं दो को साथ में अपने साथ लेकर चलूंगी, समझ रहे हो? तो ये हो जाता है। तो यहाँ पर अभी देखना कैसे, देखो कैल्शियम तथा मैग्नीशियम, यहाँ पर जितनी भी धातु है कैल्शियम तथा मैग्नीशियम जल से अभिक्रिया करके जल में तैरने लगते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन गैस के बुलबुले इनके कैल्शियम मैग्नीशियम के साथ चिपक जाते हैं। ध्यान रखना कि जो हाइड्रोजन गैस है वो अपने यहाँ सबसे हल्की गैस होती है। आपकी जो वातावरण है इसमें बहुत सारी गैसें होती हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, बहुत सारी गैसें हो सकती हैं, लेकिन बहुत सारी गैसें हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो आपकी हाइड्रोजन गैस है ये गैस सबसे हल्की होती है। आप जब हाइड्रोजन गैस को किसी गुब्बारे में भरोगे और उस गुब्बारे को छोड़ दोगे ना तो क्या होगा, ऊपर दीवार छत होगी तो छत में चिपक जाएगा, वरना आकाश में उड़ते हुए चला जाएगा, समझ रहे हो? मतलब हल्की गैस होती है, तो ये वाली गैस में वो नहीं रह सकती, तो इसलिए ऊपर जाते ही भाई हवा की भी एक परत होती है, क्योंकि वायुमंडल के बाद कुछ समय बाद ऐसा आता है जहां पर कोई हवा नहीं है तो वो गुब्बारा वहां पर पहुंच जाएगा, अगर फूटेगा नहीं रास्ते में तो समझ रहे हो? तो ये हो जाता है। उसके बाद देखो यहाँ पर क्या लिखा गया, स्टार कैटेगरी, सोडियम तथा पोटेशियम अधिक क्रियाशील होते हैं और ये ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड न बनकर सीधे हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। सिंपल, ठीक है। मैंने आपको बताया ये दो को साथ में लेकर चलते हैं, हम दो, हमारे दो वाला सिस्टम इसके हो जाता है कि भाई मैं अकेला हूं लेकिन दो को हम साथ में लेकर चलेंगे, ठीक है। तो ये हो जाता है यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या है, आप बस सिंपल एक चीज याद रख लेना, आपका चैप्टर नंबर 2 चैप्टर नंबर 3 आपका ये जो है, अगर आप लोग सक्रियता श्रेणी वाला चैप्टर तैयार कर लेते हो तो मैं आपको बता दूं आपका बहुत सारे कंफ्यूजन दूर होने वाले हैं। मेन सक्रियता श्रेणी है इसमें। अगर आप सक्रियता श्रेणी नहीं पढ़े हो, नहीं याद किए तो अभी करो भाई, कोई भी ट्रिक से करो, कुछ भी, लेकिन मैं नहीं जानता कर लो। हाँ, इस तरीके की वीडियो बहुत सारे लोग नहीं देखते हैं, तो अब आप देख रहे हो तो बधाई हो, आप लोग कुछ सीख रहे हो। आगे बढ़ते हैं। अभी मैं लिख देता कि 10 मिनट में बोर्ड एग्जाम में तहलका मचा दो, 90% लाओ, तो वैसे देख कर आए भी हो, ठीक है। तो ये है। तो यहाँ पर देखो क्या है कि भाई सोडियम और जल ये जब अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड और जल बनेगा। प्लस यहाँ पर यार ये जल नहीं बनेगा यार, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ये जल कैसे लिख गया यहाँ पर यार, ठीक है, ये जल नहीं बनेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगी और ऊष्मा निकलेगी, ध्यान रखना, ठीक है भाई। जल तो यहाँ पर दिया ही गया है, जल कहाँ बन जाएगा, मतलब यार गलती हुई है यहाँ पर, तो नोट्स में आप सुधार लेना, ठीक है। तो इसीलिए बोलता हूँ वीडियो को भी साथ में देख लिया करो, नोट्स में कुछ गलतियां जो कि मैं बता देता हूँ तो आप लोग देख लेना और सुधार लेना, क्योंकि मैं बार बार उसको गलत नहीं करते रहूंगा ना। तो ये है। उसके बाद पोटेशियम भी जब जल से अभिक्रिया करेगी तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाएगी, ऊष्मा भी निकलेगी। अगर आपसे एग्जांपल में पूछ ले भाई साहब कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का एग्जांपल तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है, उसका एग्जांपल आप इन दोनों में यही रिएक्शन दे सकते हो, सिंपल, ठीक है। या आप किसी भी धातु की एसिड के साथ रिएक्शन करवा देना, वो भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया ही होगी। जैसे कि सल्फ्यूरिक अम्ल की आप जिंक से, एल्युमिनियम से, किसी से भी करवा दोगे तो उसमें हाइड्रोजन गैस निकलेगी और उसमें मतलब साथ में वो पात्र जो होगा जिसमें आप अभिक्रिया करवाओगे वो गर्म पड़ेगा, मतलब ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्मा शोषी का मतलब जब हमें कोई अभिक्रिया पूर्ण करवाने के लिए हमें और एनर्जी यानी ऊष्मा देनी पड़े, तो ऊष्मा शोषी और ऊष्माक्षेपी याद रखना, ठीक है। मैं एक साथ बहुत सारी चीजें बताते चलता हूँ, हाँ आपको पसंद आती होगी आई होप। अब यहाँ पर जैसे मैग्नीशियम और जल की अभिक्रिया होगी तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और H2 बनता है। मतलब देखो मध्यम अभिक्रियाशील जो धातु बहुत अभिक्रियाशील है तो डायरेक्ट हाइड्रोक्साइड बनाएंगी, और जो कम अभिक्रियाशील है वो क्या करेंगे, देखो यहाँ पे हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बना। कैल्शियम जब जल से अभिक्रिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और ये बना। ये चारों धातुएं जो शुरू के हैं, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये चारों सक्रियता श्रेणी के ऊपर की धातुएं हैं। ये क्या करेंगे, जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोक्साइड में परिवर्तित होगी और हाइड्रोजन गैस को विस्थापित करेंगी जल से, सिंपल। तो ये कौन सी अभिक्रिया हुई, किस प्रकार की, तो विस्थापन अभिक्रिया, हमेशा आप याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे आपका Fe जब H2O से अभिक्रिया करेगा तब क्या होगा, देखिए ये ऑक्साइड बना रहा है, ठीक है, यानी फेरिक ऑक्साइड, Fe2O4 है ना, Fe2O4, ठीक है। तो याद रखना ये फेरिक ऑक्साइड है और हाइड्रोजन। उसके बाद एल्युमिनियम भी जब जल से अभिक्रिया करता है तो ये भी एल्युमिनियम ऑक्साइड और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस विस्थापित करता है। अब ये आप बोलोगे भाई ये 2 यहाँ पर ये 3 क्यों लगाया गया है यहाँ पर 3, तो मैं बता दूं ये संतुलित करने के लिए, समीकरण को संतुलित करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। धातुओं की तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया, जब धातुओं की आप तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया करवाओगे तब क्या होगा, तब यहाँ पर देखो मैंने पूरी रिएक्शन लिख दी है। देखो यहाँ पर क्या क्या है कि भाई जब सोडियम की अभिक्रिया
अम्ल से होगी, मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, तब होगा सोडियम क्लोराइड H2 बनेगा। बस वही दोहराते चले आना फिर, और वही चीज़ बनती चले आएगा। देखो ना कि भाई जब पोटेशियम के हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया हुई तो पोटेशियम क्लोराइड बना और हाइड्रोजन गैस। जिंक की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से करवाया तो जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस। मैग्नीशियम की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से तो मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। Fe की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से तो FeCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। कैल्शियम की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से तो कैल्शियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। सिंपल, ठीक है। तो ये सभी अभिक्रियाएं किस प्रकार की हुई, तो विस्थापन अभिक्रिया। आपसे पूछ ले कि विस्थापन अभिक्रिया क्या है, तो ऐसा पदार्थ जो कि अधिक ताकतवर या अधिक क्रियाशील तत्व या पदार्थ जब किसी दूसरे तत्व या पदार्थ को उसके यौगिक में से उसको हटा देता है, उसका यौगिक मतलब ये हुआ, ठीक है, उसका यौगिक ये सारे उसके यौगिक में से हटाकर स्वयं उसका स्थान ले लेता है, तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि भाई सोडियम जो है क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कर लिया और हाइड्रोजन को दूर भगा दिया। सिंपल, भगाना ही विस्थापन है। विस्थापन आप फिजिक्स में भी पढ़े होंगे, डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ पर ये है। उसके बाद आप देखो यहाँ पर सोडियम जब H2, हाँ ये सोडियम जब सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करता है तो सोडियम सल्फेट प्लस यहाँ पर हाइड्रोजन गैस निकलती है। पोटेशियम जब अभिक्रिया करता है H2SO4 से तो यहाँ पर पोटेशियम सल्फेट प्लस H2 बनता है। आप बोलो भाई ये कैसे हो रहा है, तो मैं बता दूं इनका सारों का सारा आप आवेश याद कर लो, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। सोडियम का आवेश होता है Na+, ठीक है। यहाँ पर क्लोरीन का जो अभिक्रिया -1, तो यहाँ पर NaCl बना, इसका मतलब Na+ और Cl- दोनों माइनस प्लस कट गए तो ये बना लेता है NaCl। इसी तरीके से पूरा है, ठीक है। मैं आप आवेश बस बता दे रहा हूँ कि यहाँ पर पोटेशियम का आवेश भी +1 होता है और यहाँ पर क्लोरीन का एक ही होता है, ठीक है, मैंने बता ही दिया। यहाँ पर जिंक का कितना होता है, +2 होता है। मैग्नीशियम का Mg+2 होता है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर ये धनायन बनाता है, तो ये 2 ऋणायन पाया जाता है इसमें, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है ना, सॉरी त्यागता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है तो त्यागेगा तो धनायन ही तो बनाएगा। सिंपल, धातुएं जितनी भी हैं। अब Fe में वेरिएबल पाया जाता है, लेकिन यहाँ पर कौन सा लिया गया है, 2 वाला, तो Fe2, एक 2 होता है, एक Fe+4 होता है। अब आप ये बोलोगे भैया कैसे, तो ये अब 11th-12th में पढ़ोगे, ठीक है। वेरिएबल संयोजकता पाई जाती है। उसके बाद कैल्शियम के कितना होता है, +2 होता है। तो इन सभी को आप याद कर सकते हो। वैसे आगे बढ़ते हैं। आगे आपका आता है भाई सोडियम जब नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करता है और पोटेशियम जब नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करता है तो क्या होता है, विस्थापन अभिक्रिया होती है। और यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस नहीं बनेगी, ध्यान देना, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस नहीं बनेगी, ठीक है। यहाँ पर जल डायरेक्ट बन जाएगा। क्यों, क्योंकि जो आपका यहाँ पर होता है भाई साहब नाइट्रिक अम्ल, इसमें ऑक्सीजन होता है, और जो आपका यहाँ पर नाइट्रिक अम्ल होता है, अभिक्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित नहीं होती, क्योंकि यानी नाइट्रिक अम्ल जो होता है HNO3, ये क्या होता है, प्रबल ऑक्सीकारक होता है। ऑक्सीकारक का मतलब है कि ये ऑक्सीजन और भी बढ़ा देता है, तो ऑक्सीजन की मात्रा अधिक हो जाएगी तो सिंपल है भाई जल ही बनेगा, भाई हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, सिंपल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर इसको आप पढ़ सकते हो, मैं आपको बता दे रहा हूँ। हाँ, जितनी भी सक्रियता श्रेणियों में धातु हैं, प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl, इन तीनों के साथ रिएक्शन करवा के बताना कि क्या होता है, कमेंट करा करना, ठीक है। और दूसरी बात, मैं हाइड्रोजन गैस घर पर बनाया था, तो उस वाली वीडियो को देखना चाहते हो तो मेरा ब्लॉग चैनल आप सब्सक्राइब कर लो, विकास यादव ब्लॉग्स के नाम से, उसमें मैंने वो वाली वीडियो भी डाली है, ठीक है। दूसरी बात, मेरा टेक चैनल है, उसमें भी मैंने ये वाली वीडियो डाली है, तो टेक वाला चैनल भी मेरा सब्सक्राइब कर सकते हो, विकास यादव के नाम से है, और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। तो प्लीज इन चैनलों को सब्सक्राइब करो और आगे बढ़ो, और मैं भी आगे बढ़ता हूँ। और क्या, चलो आओ आगे बढ़ते हूँ। तो यहाँ पर देखो, जब धातुएं नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं तब हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित नहीं करती, ऐसा उत्सर्जित नहीं होती, क्योंकि HNO3 एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है, यानी नाइट्रिक अम्ल आपका प्रबल ऑक्सीकारक होता है, जो उत्पन्न हाइड्रोजन को ऑक्सीकृत करके जल में परिवर्तित कर देता है। जो भी आपके हाइड्रोजन में ऑक्सीजन उत्पन्न होती है वो उड़ने नहीं पाती, बल्कि हाइड्रोजन के साथ उसको मिला देता है, भाई दोनों को शादी करवा देता है, ठीक है। मतलब बिखरने नहीं देता कि भाई हम तो इसको बिखरने नहीं देंगे, अपने बगल वाले को इसको दे देंगे, ठीक है। तो ये हो जाता है, देता है, एवं स्वयं नाइट्रोजन के साथ किसी ऑक्साइड यानी N2O, NO या NO2 में अपचयित हो जाता है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हो सकता है ये रिएक्शन मैंने अपने से की है तो गलती भी हो सकती है कुछ रिएक्शन में, क्योंकि कुछ अपवाद होते हैं और अपवाद याद इतना नहीं रहते, ये आप जानते हो। तो कुछ गलतियाँ हैं तो मुझे माफ़ करना, मैं जानता हूँ मुझसे गलतियाँ होती हैं, गलतियाँ सबसे होती हैं, आपसे भी होती हैं, हर एक इंसान से होता है, कोई भी परफेक्ट नहीं होता। तो आपको ये ध्यान रखना, मैं कहीं पर रिएक्शन लिख कर नहीं बैठा होता हूँ, मेरे दिमाग में जो होता है मैं वही पढ़ा रहा होता हूँ, इसलिए कुछ गलतियाँ मुझसे होती हैं, मैं मानता हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे आपका मैग्नीशियम तथा मैग्नीज अति तनु HNO3 के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करते हैं। ये आप पढ़ लेना, पढ़ लोगे तो आपको आ जाएगा कि भाई जो मैग्नीशियम धातु है और मैग्नीज धातु है, HNO3 तनु HNO3 का मतलब, तनु का मतलब क्या है, जो डाइल्यूट, एक होता है डाइल्यूट एसिड यानी तनु अम्ल, एक होता है सांद्र अम्ल। सांद्र का मतलब है जिसमें ज्यादा मात्रा में एसिड होता है यानी अम्ल होता है,
पेवर अम्ल जिसको बोल सकते हो, और जिसमें अधिक मात्रा में पानी और कम मात्रा में आपका अम्ल डाल सकते हो उसी में से। जैसे एक बॉटल है उसमें बहुत ज़्यादा एसिड है पूरा पेवर, और उसमें से एक ढक्कन आपने एसिड निकाला और पानी में डाल दिया। पानी में डालते ही क्या होगा, ठीक है, तो उसमें पानी में आपने डाला तो वो फिर डाइल्यूट हो जाएगा, मतलब फिर वो तनु अम्ल रह जाएगा, सांद्र अम्ल से तनु अम्ल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाता है। तो मैग्नीशियम ये अति तनु अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस सर्जित करते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं सक्रियता श्रेणी, सबसे इंपॉर्टेंट, हमेशा बोला हूं, और हाँ इसको आप याद जरूर कर लेना। सक्रियता श्रेणी यानी धातुओं की सक्रियता, सक्रियता का मतलब क्रियाशीलता। तो ऐसी सूची या श्रेणी, श्रेणी का मतलब क्या होता है, सूची, एक लिस्ट, ठीक है, जिसमें धातुओं को क्रियाशीलता के आधार पर क्रियाशीलता के घटते क्रम में व्यवस्थित किया गया। अब यहाँ पर ये वाली सबसे इंपॉर्टेंट मैं मानता हूँ। अब यहाँ पर देखो क्या होता है कि इधर जैसे नीचे आओगे ना तो अभिक्रिया ऐसे घटेगी, जैसे ये बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील है, उसके बाद सोडियम है, उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद मैग्नीशियम, ये चारों आप जानते हो बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील है, बहुत ज्यादा लड़ाकू हैं। और ये जल में जब इसको डाला जाता है इनको, तो ये क्या है, ऑक्साइड नहीं बनाती, डायरेक्ट हाइड्रोक्साइड बनाती हैं। मतलब जल के दोनों परमाणुओं को ले लेती हैं, ऑक्सीजन को भी, और यहाँ पर आपका जो परमाणु होता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों परमाणुओं के साथ मिलती हैं, मतलब एक साथ दोनों से लड़ाई करती हैं और दोनों को जीत लेती हैं, बस ये समझो, ठीक है, ये चारों। उसके बाद आता है आपका एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, यहाँ तक एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, ये क्या है, मध्यम अभिक्रियाशील, मतलब हाँ अभिक्रियाशील है लेकिन बहुत कम, लड़ाकू हैं लेकिन उतना नहीं है। ये बहुत ही उग्र दिमाग के हैं लेकिन ये उतना लड़ाकू नहीं है, इनकी वैल्यू इसीलिए थोड़ा मीडियम है, इनकी वैल्यू बहुत कम है। क्यों? क्योंकि जो लड़ाकू होता है उसकी वैल्यू बहुत कम होती है, आप जानते हो, ठीक है। और क्या, इनकी वैल्यू बहुत कम है, आप जानते हो, बिल्कुल कम है। उसके बाद नीचे वाले इनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, आप देखोगे हाइड्रोजन की भी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, वैसे कापर की भी है, हाइड्रोजन की वैसे बना सकते हैं, गैस होती है। उसके बाद मरकरी की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, आप जानते हो, ये अभिक्रिया नहीं करती, इसीलिए बहुत ज़्यादा वैल्यू है। इसीलिए मैं क्या बोल रहा हूँ बार बार कि आपको लड़ाकू नहीं बनना, अपने आसपास ऐसे व्यक्ति आप बनो। पढ़ाई देखो, हर चीज़ इंपॉर्टेंट है, पढ़ाई भी इस उम्र में इंपॉर्टेंट है। क्यों, ये इतना काम तो नहीं आएगी, लेकिन आप जो इससे सीख रहे हो, जो आप धैर्य सीख रहे हो, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको बता दूं, आपको लड़ाकू नहीं बनना, बिल्कुल शांत दिमाग का बनना है, और अपने समाज में अपनी वैल्यू अगर बढ़ानी है तो अगर ज़्यादा बोलोगे, करोगे ज़्यादा, नहीं दिखाओगे ज़्यादा, तो फिर नहीं होगा। बोलो कम, करो ज़्यादा, मेरा उद्देश्य यही रहता है। भाई साहब, मैं इतना बड़ा, आज मेरे पास इतना बड़ा चैनल है, ठीक है, लेकिन मेरे चैनल के बारे में आज तक किसी को ज़्यादा मालूम नहीं है। उनको क्या लगता है, बिल्कुल सिंपल जाते हैं, सिंपल आते हैं, ठीक है, जहाँ जो पाया उसी में से चल दिया, क्या मतलब है। आज जिसको कीमत पता है इस चैनल की उसको पता है, लेकिन कीमत सबको नहीं पता है। क्यों? क्योंकि हम कभी बताते ही नहीं हैं। आज इतना बड़ा चैनल अपना हो चुका है, अपना परिवार लगभग मान लो 2.5 लाख होने वाले हैं, ठीक है, 2.5 लाख अगर जिसके साथ लोग जुड़ते हैं तो समझो कितना पावर होती है, लेकिन उसको हम कभी दिखाते नहीं हैं। तो हम, मेरी ताकत सिर्फ और सिर्फ आप हो, मैं हमेशा बोलता हूँ। आगे बढ़ते हैं, तो ये क्या है, बिल्कुल कम अभिक्रियाशील, तो यहाँ पर ये लिख सकते हो सबसे अधिक अभिक्रियाशील, और ये वाली जो हुई मध्यम अभिक्रियाशील, ठीक है, मध्यम अभिक्रियाशील आप लिख लेना, ठीक है। आगे नीचे सबसे कम अभिक्रियाशील, देखो ये स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं, ये संयुक्त अवस्था में पाई जाती है, जितने हैं ये, ठीक है, ज़्यादातर, और ये संयुक्त अवस्था में, कभी संयुक्त अवस्था में जल्दी नहीं पाई जाती, मतलब ये ना किसी न किसी झगड़ती रहेंगी, ठीक है, बहुत ही उग्र दिमाग के होते हैं। अभी देखो कैसे, अभी सब पता चलेगा। देखो यहाँ पर क्या लिखा गया, पहला, यह श्रेणी धातुओं की सक्रियता के अवरोही क्रम में है, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में है। अवरोही का मतलब डिसेंडिंग, एक होता है असेंडिंग ऑर्डर यानी आरोही क्रम, एक घटता क्रम यानी अवरोही क्रम या डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंड असेंड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इस श्रेणी की प्रत्येक धातु अपने से नीचे स्थित धातु को विस्थापित कर देती है। विस्थापित का मतलब उसके यौगिक से, जैसे अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकते हैं। जिंक अगर ऑक्साइड बनाया, अगर आप पोटेशियम की अभिक्रिया कराओगे तो वो ऑक्सीजन आप पोटेशियम ले लेगा और जिंक को बाहर कर देगा। मतलब समझ रहे हो भाई, जो ज्यादा पावरफुल, ज्यादा शक्तिशाली होता है वो लड़ाई करके किसी भी चीज को हथिया लेता है, किसी के भी चीज को। आप अपने हमेशा व्यक्तियों में भी ये लागू होता है, तो धातुओं में क्यों नहीं लागू होगा। हाँ, तो ये हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, प्रत्येक धातु अपने से ऊपर स्थित धातुओं से विस्थापित हो जाती है। यार यही दोनों एक ही शब्द लिखा गया है। आगे, माना धातु बी धातु ए की अपेक्षा अधिक क्रियाशील है, तब क्या होगा कि बी प्लस ए का लवण या विलयन हो सकता है, तो बी का लवण विलयन बन जाएगा और ए को विस्थापित कर देगा, ए को मतलब भगा देगा एक प्रकार से, सिंपल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई यदि कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कोई धातु या लोहे का चाकू डालें या जिंक के कुछ टुकड़े डालें और कुछ देर तक रखा जाए तो लोहे के चाकू या जिंक
ऊपर कापर धातु की लाल भूरी परत चढ़ जाती है। इसका मतलब यह है कि Fe तथा जिंक कापर से अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। जो आपका आयरन और जिंक है अधिक क्रियाशील है। क्यों? आप देख लो यहाँ पर सक्रियता श्रेणी देखो कि भाई जो आपका आयरन है और जिंक है ये दोनों जो है वो क्या है आपका कि कापर से ऊपर स्थित है। ऊपर है कि नहीं है? तो ऊपर वाले ज्यादा अभिक्रियाशील है, सिंपल। तो अधिक अभिक्रियाशील होने के कारण क्या करेंगे, क्योंकि कापर सक्रियता श्रेणी में जिंक तथा Fe से नीचे स्थित है, अतः जिंक तथा लोहा यानी आयरन कापर को उसके Cu यानी विलयन या आप यौगिक बोल सकते हो विलयन से विस्थापित कर देता है। यानी Fe जब अभिक्रिया हुई इसकी अरे यार Ju क्या लिखा CuSO4 की, तो FeSO4 और Cu बना लेता है। ठीक है, यानी क्या है कि देखो आयरन ने क्या किया, यहाँ पर ध्यान देना बेटा कि बेटा नहीं मेरे भाइयों ध्यान देना, यहाँ पर बच्चा पार्टी बोल सकते हैं, बच्चा पार्टी ध्यान देना यहाँ पर कि आयरन जो है SO4 के साथ जुड़ गया और Cu को यहाँ पर बाहर कर दिया। अब आप बोलोगे भैया ये रिएक्शन हम कैसे कंप्लीट करवाएंगे, तो यही तो आप अगर जब पढ़ोगे ध्यान से तो कंप्लीट करवा पाओगे कि जो भाई साहब Fe का आवेश होता है वो यहाँ पर +2 होता है, ध्यान देना, और जो आपका SO4 का आवेश होता है वो -2 होता है। ठीक है, -2। जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो क्या बनाएंगे यहाँ पर FeSO4, क्यों? क्योंकि +2 से प्लस माइनस कैंसिल। ठीक है, उसके बाद आपका जो Cu होता है, Cu का आवेश कितना होता है भाई साहब, इसका भी यहाँ पर +2 होता है, इसीलिए यहाँ पर ये समीकरण ऑलरेडी संतुलित भी है। तो ये सारी चीजें जब आप एक एक चीजें पढ़ोगे तो हर चीज क्लियर होती जाएंगी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं अरे मेरे यार क्या बोलता हूँ बच्चा पार्टी कि यहाँ पर आगे देखो क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पोटेशियम या सोडियम का टुकड़ा जल में डालने पर H2O से हाइड्रोजन यानी H2 को विस्थापित कर देते हैं और जल के OH आयन से मिलकर हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। यही मैंने ऊपर अभी बताया कि जो ज्यादा अभिक्रियाशील धातु है, ऊपर की जो 4 धातु हैं पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इनकी जब अभिक्रिया जल से कराई जाती है तो डायरेक्ट हाइड्रोक्साइड बना लेती हैं। सिंपल यहाँ पर वही बोला गया है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं कि भाई सोडियम जब जल से अभिक्रिया करता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस निकलती है और उष्मा। ऊपर भी यही रिएक्शन मैंने बताया, बार बार बता रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए। और हाँ, इस तरह की नोट्स मुझे नहीं लगता कि आपको फ्री में कोई प्रोवाइड करेगा। मैं आपके लिए अब सोचो लिखने में कितना टाइम लगता है, लेकिन कर रहा हूं ना, ये 1 घंटे में आपको वीडियो दे रहा हूं ना, तो बस चलो आपके लिए सब करेंगे। सोडियम आपका जल हुआ तो सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोजन गैस बना, सब कुछ मैं फ्री दे रहा हूं इस समय, कोई पैसा नहीं, कोई लोगो नहीं, कुछ मार्केटिंग नहीं, बस आपकी पढ़ाई बेहतर होनी चाहिए। अब यहाँ पर पोटेशियम जब जल से अभिक्रिया किया तो भाई देखो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और H2 गैस निकली। अब मैं बार बार आवेश के बारे में नहीं बताता रहूंगा, सूत्र बनाना सीख सकते हो। आगे बढ़ते हैं, सर्च कर लो यूट्यूब में कि सूत्र कैसे बनाए। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप सूत्र बनाना सीखो, सक्रियता श्रेणी याद करो, तब जाकर इनको पढ़ो। आगे बढ़ते हैं, आयरन जब जिंक और कापर से अभिक्रिया करता है तब आदि जब ये जल से H2 को विस्थापित नहीं कर पाते। सिंपल, आयरन, जिंक, कापर आदि जल से H2 को विस्थापित नहीं कर पाते, यानी कम लड़ाकू होते हैं। देखो अम्ल से तो ये विस्थापित कर देंगे, अम्ल में अगर आप डाल दोगे जैसे CuSO4 में डाल दिए या H2SO4 में डाल दिए तब तो ये उसको SO4 ले लेंगे हाइड्रोजन से या कापर से। लेकिन जब आप इसको जल में डालोगे तो ये ऑक्साइड में परिवर्तित होंगे। ऑक्साइड में भी जब गर्म करोगे तब, क्योंकि ये बहुत कम क्रियाशील होती हैं। तो ये थोड़ा दिमाग लगाओ, सब कुछ आने लगेगा। आगे बढ़ते हैं, धातु जब जल के साथ अभिक्रिया करती है तो धातु जल से अभिक्रिया करने पर धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। बार बार वही चीज, धातु ऑक्साइड जब जल से अभिक्रिया करेगी धातु हाइड्रोक्साइड, मैंने आपको बताया, पीछे भी बताया। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं, अधिक क्रियाशील धातु जैसे सोडियम और पोटेशियम की जल से अभिक्रिया जब होगी तो अधिक क्रियाशील धातु जल से अभिक्रिया करके धातु हाइड्रोक्साइड और H2 गैस और ऊष्मा निकालेगी। ये सारी चीजें आप ऊपर भी पढ़ चुके, बार बार पढ़ रहे हैं, आई होप आपको तैयार हो गया होगा। आगे बेटा ये कि धातुएं एवं अधातुएं कैसे अभिक्रिया करती हैं। तो जब धातुओं और अधातुएं अभिक्रिया करती हैं, तत्वों की क्रियाशीलता संयोजकता को बाहरी कक्ष को पूर्ण करने वाली प्रकृति के आधार पर समझ सकते हैं। ये मैं हर चीज लिखा हूं ताकि आप केवल पढ़ो ये नोट्स डाउनलोड करके, तो भी आपको हर चीज समझ में आए। अब यहाँ पर क्या दिया गया है कि धातु के परमाणु अपने संयोजक कोष यानी बाह्य कोष से इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं, इसीलिए वो धातु भी कहलाते हैं। अगर ये परिभाषा आ जाए तो लिख देना। एवं अधातु के परमाणु संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन का निर्माण करते हैं, जैसे कि Cl- आप जानते हो, O-2, बहुत सारी अधातु हैं, जैसे सल्फर भी अधातु हो गई, फास्फोरस, ये सारी है ना। अब
बहुत सारे बच्चे बोलते हैं भैया धातु हम तैयार कैसे करें, बार बार प्रैक्टिस करो, बार बार उनको देखो, याद हो जाएंगे। मुझे कैसे याद हुई, ऐसे ही कोई ट्रिक नहीं है, ठीक है। आगे, आवर्त सारणी के ग्रुप एक या फर्स्ट ए के सभी तत्वों की संयोजकता एक होती है, मैंने पीछे भी बता दिया, ठीक है। ये जैसे तो याद करने की ट्रिक भी मैंने बताया था, फिर देख लो। हेलिना के रबड़ी से फ्रूट निकला, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रैक्सियम। उसके बाद ठीक है ये, तो NaCl KCl का निर्माण किया। Na में देखो क्या है कि 11 परमाणु क्रमांक था, तो Na प्लस बनाया, 1 इलेक्ट्रॉन का दान कर दिया। सोडियम परमाणु था क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक ये था। अब इसका परमाणु क्रमांक क्या होगा मुझे बताओ, तो इसका परमाणु क्रमांक जो होगा वो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2 और 8। क्यों, अब आप बोलोगे भैया एक कहाँ गायब आपने कर दिया, तो एक भाई बेटा यहाँ पर इसलिए गायब हो गया क्योंकि जो सोडियम है वो 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया। क्या कर दिया, त्याग कर दिया। त्याग करेगा किसी जब अधातु को देगा, तो क्लोरीन को दे देता है जब ज़्यादातर NaCl बनाता है आपका जो घर में नमक पाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस होती हैं, बस प्रैक्टिस में हमेशा बोलता हूँ, प्रैक्टिस आपको परफेक्ट बना सकती है, प्रैक्टिस ही आपको हर चीज़ महाबली बना सकती है, प्रैक्टिस ही आपको पढ़ाई में शक्तिशाली पावरफुल सबसे अच्छा बना सकती है। आगे बढ़ते हैं क्लोरीन। क्लोरीन जब यहाँ पर होता है, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 होता है। अतः अष्टक पूर्ण करने के लिए इसको 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो ये जब 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या करेगा, ग्रहण करेगा, तो ये क्लोरीन माइनस बनाएगा। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना था, 287, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 288 हुआ। क्यों, क्योंकि इसमें 8 × 16 1 17 18 इलेक्ट्रॉन हो गए पूरे, और इसमें कुल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, इसमें कुल 17 इलेक्ट्रॉन थे, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ग्रहण कर लिया था। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद देखो ये सारी चीज़ें आप अब आई होप समझ रहे हो कि सोडियम जो क्लोरीन से अभिक्रिया करता है NaCl बना लेता है। उसके बाद ये भी पढ़ सकते हो कि सोडियम का जो है क्लोरीन से अभिक्रिया किया, क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम से ले रहा है, ये यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो सोडियम प्लस क्लोरीन माइनस के रूप में होता है। जब इसको जल में घोलते हैं तो ये हमेशा आपने पढ़ा होगा कि Na प्लस और Cl माइनस के रूप में टूट जाता है, ठीक है। तो यही होता है। आगे बढ़ते हैं, आयनिक यौगिक क्या होते हैं। आयने को द्वारा बने यौगिक को आयनिक यौगिक कहते हैं। सिंपल, हर चीज़ मैंने सरल करके लिख दी है, बस ये नहीं कि जो बुक में आपके क्वेश्चन बैंक में वही परिभाषा में बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आयनिक यौगिक धन आयन प्लस ऋण आयन से बनते हैं, ये भी मैंने बिल्कुल शॉर्ट में बता दिया। धन आयन और ऋण आयन आपको याद कर लें, जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 कौन सा यौगिक हुआ, आयनिक यौगिक। क्यों, क्योंकि ये धन आयन और ऋण आयन से बना है भाई, Cl -1 और Mg+2, तो MgCl2, तो ये कौन सा आयनिक यौगिक हुआ। NaCl कौन सा यौगिक हुआ, आयनिक यौगिक। KCl कौन सा यौगिक हुआ, आयनिक यौगिक। और भी आयनिक यौगिक, जिंक का बता दो मुझे जल्दी से, ठीक है। बहुत सारे जो भी आपके सक्रियता श्रेणी में धातु, जल्दी जल्दी कमेंट करो आयनिक यौगिक कौन कौन से और भी हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, परिभाषा बेटा। परिभाषा क्या है, यहाँ पर देखो परिभाषा, जब विपरीत आवेश आयन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं तथा मजबूत स्थिर विद्युत बल या आयनिक बंध से बंधकर यौगिक बनाते हैं, उसे आयनिक यौगिक कहते हैं। इतनी बड़ी परिभाषा याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने बस समझने के लिए लिख दिया, इसको मत याद करना, ठीक है, मत याद करना, मैं बोल रहा हूँ। सिंपल आपका इतना है, आयनिक यौगिक आयनों के द्वारा बने यौगिक, या आप बोल सकते हो धन आयन और ऋण आयन के द्वारा बने यौगिक, ठीक है। धनायन और ऋणायन के मिलने से बने यौगिक, या धनायन या ऋणायन के आबंध से बने यौगिक, आप सिंपल कह सकते हो। आयनिक यौगिक के गुणधर्म क्या क्या हो सकते हैं भाई, भौतिक प्रकृति पहले यहाँ पर पढ़ सकते हो। तो भौतिक प्रकृति में क्या लिखा गया है कि धन एवं ऋण आयनों के बीच मजबूत आकर्षण बल के कारण आयनिक यौगिक ठोस एवं थोड़े कठोर होते हैं। ये यौगिक समानता भंगुर होते हैं एवं दाब डालने पर टुकड़ों में टूट जाते हैं। सिंपल से बहुत सारे होंगे आपके भाई, कैल्शियम ऑक्साइड भी है, आप जानते हो आपका जो चूना होता है भंगुर प्रकृति का होता है, जब उसको दाब डालोगे तो बिखर जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, गलनांक एवं कथनांक जो होंगे आयनिक यौगिक के क्या होंगे, ये आपको 11th में भी काम आएगा। वैसे आपको ये परिभाषा कभी नहीं पूछेगा 10th में, याद मत करो, समझना सबसे इंपॉर्टेंट है। कोई भी आपको शब्द आ रहा है उसके बारे में आपको जानना जरूर चाहिए, परिभाषा याद करने में आसानी होती है। तो यहाँ पर आयनिक यौगिकों के गलनांक एवं कथनांक उच्च होते हैं। दूसरा घुलनशीलता, आयनिक यौगिक समानता जल में घुलनशील होते हैं एवं पेट्रोल व किरोसिन जैसे विलायकों में अविलेय होते हैं। भाई पेट्रोल और किरोसिन जैसे यौगिकों में अविलेय होते हैं। तो आपने पढ़ा होगा कि सोडियम और पोटेशियम वो किरोसिन में क्यों डाला जाता है, क्यों, क्योंकि वो सोडियम पोटेशियम जो होती है किरोसिन में कभी घुलते नहीं हैं और जल से ज़्यादा अभिक्रिया कर लेता है, और उसी से आयनिक यौगिक बनता है यानी Cl1। तो ये क्या हुआ, इसको भी आप किरोसिन में तेल में डालोगे घुलनशील नहीं होंगे, लेकिन जल में डालोगे घुल जाएंगे। सिंपल समझ में आ रहा है तो बोलो हाँ बच्चा पार्टी। आगे बढ़ते हैं, विद्युत चालकता। विद्युत चालकता, आयनिक यौगिक जलीय विलयन में एवं गलित रूप में विद्युत का चालन करते हैं। ये ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करते। जब ये ठोस रहेंगे तो विद्युत का चालन नहीं करेंगे, लेकिन जल में घुलनशील होते हैं। जल में आप डालोगे जल में घुलेंगी, अपने आयन के रूप में विभाजित हो जाएंगे, इसमें कुछ मुक्त इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, उसके द्वारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट यानी प्रवाहित होने लगती है, जनरेट नहीं कहेंगे, प्रवाहित होने लगती है। हाँ
आयनिक यौगिकों को वैद्युत संयोजक यौगिक भी कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। धातु अंग्रेजी में क्या बोलते हैं कमेंट करो, वैद्युत संयोजक यौगिक को, ठीक है। आयनिक यौगिकों को, आयनिक यौगिक को तो आयनिक यौगिक ही बोलेंगे, आयनायन, लेकिन विद्युत संयोजक यौगिक क्या बोलते हैं आप मुझे कमेंट करो। इलेक्ट्रो और क्या आगे है बताना। धातुओं की प्राप्ति, धातुओं की प्राप्ति आप कैसे करोगे कि खनिज की प्राप्ति आप पृथ्वी की भू, देखो परिभाषा, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट आ गई, देखो मैंने स्टार भी बनाया है। खनिज की परिभाषा आ सकती है कि खनिज किसे कहते हैं, आपके सामाजिक विज्ञान में भी आ सकती है, विज्ञान में, दोनों में। अयस्क किसे कहते हैं, अधात्री किसे कहते हैं। तो पृथ्वी की भूपरपटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को खनिज कहते हैं। क्या है, पृथ्वी की भूपरपटी में प्राकृतिक रूप से जो हमें नेचर ने दिया है उस रूप में ही जब पाए जाते हैं उनको बोलते हैं खनिज। लाइक आपका आयरन, बहुत सारे खनिज हो सकते हैं, ठीक है, खनिज जो हमें फायदा भी देते हैं। अयस्क क्या है, अयस्क का मतलब देखो जिसमें हमें ज्यादा फायदा हो, वही अयस्क है। सिंपल समझो कैसे कि भाई ऐसे खनिज है जिसमें धातु अधिक मात्रा में पाई जाती है एवं इन्हें निकालना लाभकारी होता है, अयस्क कहलाते हैं। सिंपल, खनिज को ही अयस्क कहते हैं। हर खनिज अयस्क हो सकते हैं लेकिन हर अयस्क खनिज नहीं हो सकते, क्योंकि खनिज ऐसे अयस्क होते हैं जिन्हें निकालना आसान होता है, उन्हीं को हम बोलते हैं अयस्क। सिंपल, ऐसे खनिज होते हैं जिनको आसान होता है निकालना और उसमें कम खर्चा होता है, हमारी बचत ज़्यादा होती है, ठीक है, ये होता है। उसके बाद अधात्री यानी गैंग किसे कहते हैं। देखो इसी तरीके क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो गैंग क्या है, अयस्क में उपस्थित कंकड़, मिट्टी, पत्थर आदि की अशुद्धियों को अधात्री कहते हैं, इसे गैंग भी कहते हैं। सिंपल यार। धातु कर्म क्या होता है, तो अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने की जो प्रक्रिया होती है उसे बोलते हैं धातु कर्म। शुद्ध धातु, हम कोई भी अयस्क है, कोई भी खनिज है, उससे जब हम शुद्ध धातु प्राप्त कर लेते हैं, जैसे लोहा क्या है वो शुद्ध धातु है, लेकिन पहले क्या है उसमें बहुत प्रकार की अशुद्धियां होती हैं, ऑक्साइड के रूप में हो सकता है, सल्फाइड, ठीक है, जैसे जिंक भी हो गया, आपका कापर हो गया, बहुत सारे हैं। सक्रियता श्रेणी का प्रयोग करके धातुओं के निष्कर्षण को समझना, तो ये आप पढ़ सकते हो। सबसे अधिक क्रियाशील धातुओं को निकालना सबसे अधिक आसान होता है। ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती हैं, विद्युत अपघटन से प्राप्त किया जाता है। सिंपल, ये जो आपकी सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है इतनी, ठीक है। उसके बाद आपका मध्यम अभिक्रियाशील मैंने आपको बताया यहाँ तक, ठीक है। तो क्या है मध्यम अभिक्रियाशील, क्या कि ये सभी सल्फाइड, ऑक्साइड एवं कार्बोनेट अयस्क के रूप में पाई जाती हैं। इसमें क्या है भर्जन और निस्तापन किया जाता है, आगे पढ़ोगे। कार्बन द्वारा अपचयन से प्राप्त होती हैं, तो स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं, तो सबसे कम अभिक्रियाशील होती है। ये स्वतंत्र अवस्था में है। सिंपल, ये तो मतलब बस इनको निकालना ही आसान हो जाता है, लेकिन बहुत कम मात्रा में होती है। जैसे प्लेटिनम भी है एक, ठीक है, आप याद रखना। आगे तो यहाँ पर सब पढ़ना बस। धातुओं के रूप, धातु 3 प्रकार रूप में पाई जाते हैं, मुक्त अवस्था, संयुक्त अवस्था और प्राकृतिक रूप में। एक मुक्त मतलब फ्री रूप में पाई जाएंगी, संयुक्त मतलब कंबाइंड में रहेंगी। जैसे ये आपकी क्या है, ये आपकी क्या है, संयुक्त अवस्था है कि भाई ये सल्फाइड, ऑक्साइड एवं कार्बोनेट के साथ मिलकर रहती हैं, ठीक है। जैसे भाई आपकी कापर सल्फाइड है, इस तरीके से कापर ऑक्साइड, कापर नहीं कापर। तो ये हो गया भाई। मुझे बोलते बोलते बहुत टाइम हो गया, 1-1.5 घंटे, तो एनर्जी भी डाउन हो रही होगी, पसीना भी बह रहा है, लेकिन चलो कोई बात नहीं। उसके बाद आपका क्या है, नेचुरल रूप। नेचुरल रूप बस वही जो प्राकृतिक रूप में पाई जाती हैं, जैसे कि आपकी जो स्वतंत्र धातु हैं, चांदी, ये सब है ना, स्वतंत्र रूप में पाई जाती हैं, जिनकी अभिक्रियाशीलता बिल्कुल कम या ना के बराबर होती है। ये धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं, आप पढ़ लोगे तो आ जाएगा। उसके बाद मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातुएं चांदी, सोना, प्लेटिनम, कापर हैं। कापर भी मुक्त अवस्था में पाई जाती है, लेकिन बहुत कम, रेयर चांस है, तो इसको आप कट ही कर देना। आगे बढ़ते हैं। सक्रियता श्रेणी के ऊपर वाली धातुएं कभी भी स्वतंत्र रूप में नहीं पाई जाती, क्योंकि ये अधिक क्रियाशील होती हैं, और अधिक क्रियाशील होंगी तो भाई ये लड़ाई करेंगी। सिंपल, और जो लड़ाकू होगा वो कभी किसी से मिलकर रह ही नहीं सकता, तो भाई वो स्वतंत्र रूप में कहाँ पाया जाएगा। उसके बाद हमारा आता है कापर एवं सिल्वर, चांदी अपने सल्फाइड, कापर एवं सिल्वर, चांदी अपने सल्फाइड या ऑक्साइड के अयस्क के रूप में संयुक्त यानी कंबाइंड अवस्था में पाया जाता है। मैंने इसीलिए बोला ना यहाँ पर कि आप कापर को कट ही कर दो तो ज़्यादा बेहतर है। ये यहाँ पर ठीक है, ये वाले में कापर नहीं रहेगा, क्यों, क्योंकि मुक्त अवस्था में कापर नहीं पाया जाता, यहाँ पर कंबाइंड रूप में पाया जाता है, यानी संयुक्त अवस्था में। तो ये आपको ध्यान रखना है। धातुओं का निष्कर्षण यानी अयस्क से धातु कैसे आप प्राप्त करोगे, कट कर देते हैं, ठीक है। चरण 1, अयस्क का समृद्धिकरण करोगे, धातुओं का निष्कर्षण करोगे, फिर धातु का परिष्करण करोगे। कैसे करोगे आप समझते हैं। कोई भी अयस्क होगा, कोई भी खनिज होगा जो अधिक मात्रा में होगा, अयस्क हो जाएगा। कोई भी अयस्क होगा तो क्या होगा, अयस्क का हमें सांद्रण करना पड़ेगा। अब इसमें क्या है कि अयस्क 2 प्रकार के हो सकते हैं, उच्चतम अभिक्रियाशीलता और निम्न अभिक्रियाशील धातुएं, 2 प्रकार की, और एक मध्यम अभिक्रियाशील धातु है ना। अब यहाँ पर देखो, अयस्क से धातु का निष्कर्षण
निष्कर्षण। उच्च अभिक्रियाशील जो धातुएं हैं मध्यम निम्न अभिक्रियाशील या मध्यम अभिक्रियाशील और निम्न अभिक्रियाशील, ठीक है। उच्च, निम्न और एकदम निम्न, ठीक है। मध्य और एकदम निम्न मतलब बिल्कुल कम। तो जो उच्च अभिक्रियाशील धातु है वो गलित धातु का विद्युत अपघटन जब कर देंगे, उनको गलाकर विद्युत अपघटन उसका जब करेंगे तो हमें शुद्ध धातु तुरंत प्राप्त हो जाएगी, बहुत आसान। उसके बाद जस जस उसकी अभिक्रियाशीलता कम होती है तस तस हमें क्या करना पड़ता है, कठिनाई बढ़ती जाती है कि भाई फिर उसे सल्फाइड एस के रूप में पाई जाएंगी, पहली बात तो, ठीक है, वो सल्फाइड एस के रूप में पाई जाएंगी। उसके बाद क्या है कि वायु की उपस्थिति में हम उसको गर्म करेंगे तो भर्जन विधि कहलाती है। भर्जन से हमें फिर धातु ऑक्साइड मिलेगा और वही धातु ऑक्साइड में जब अपचयन विधि द्वारा हम धातु का शोधन कर पाएंगे, यानी शुद्ध धातु प्राप्त कर पाएंगे। इसी तरीके से आपकी क्या है कि ये यहाँ देखो ना, ये कार्बोनेट अयस्क को क्या करेंगे कि भाई निस्तापन करना पड़ता है। निस्तापन का मतलब क्या है कि वायु की उपस्थिति में उसको हम गर्म नहीं करते, उसको सिंपल बिना वायु की उपस्थिति में गर्म करना पड़ता है। देखो भर्जन का मतलब है वायु की उपस्थिति में उसके यौगिक को गर्म करना और उससे शुद्ध धातु प्राप्त करना, ठीक है। सल्फाइड अयस्क हो गया, ऑक्साइड कुछ भी हो सकता है। और वायु की अनुपस्थिति में जैसे कार्बोनेट अयस्क, वायु की अनुपस्थिति में जब गर्म करके कोई शुद्ध धातु प्राप्त करेंगे उसे हम बोलेंगे आपका जो निस्तापन। तो निस्तापन करना पड़ता है, बस क्रिया वही रहेगी, यहाँ निस्तापन करेंगे जो आपका कार्बोनेट अयस्क होगा। उसके बाद आपका होगा क्या कि वो भी धातु ऑक्साइड के रूप में परिवर्तित होगा, वही धातु ऑक्साइड को फिर धातु में अपचयन करके धातु का शोधन कर लेंगे। अब यहाँ पर यह क्या होता है, अभी निम्न अभिक्रियाशील यानी जब सबसे कम अभिक्रियाशील वो सल्फाइड अयस्क के रूप में पाए जाते हैं, जैसे आपका कॉपर सल्फाइड Cu2S आपने पढ़ा होगा, ठीक है। Cu2S कॉपर यानी क्यूपरस सल्फाइड आप बोल सकते हो। तो उसका जब भर्जन करेंगे, भर्जन क्या है, निस्तापन मैंने आपको बता दिया। भर्जन मतलब वायु की उपस्थिति में उसको गर्म करेंगे तो क्या है, सिंपल धातु मिल जाएगी, फिर परिष्करण करेंगे। गैंग अधात्री अयस्क में पाई जाने वाली अशुद्धियाँ मैंने बता दिया। भर्जन ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको इसे जरूर पढ़ना है। क्या है, सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं, मैंने आपको बता ही दिया पहले भी। देखो मैं हर चीज़ की बात कर लेता हूँ, लेकिन क्या है कि परिभाषा आपको मैं इसलिए बताता हूँ ताकि आप याद कर रहे हैं तो याद भी कर सके बहुत आसान भाषा में। उसके बाद उदाहरण के तौर पर आप देखो यहाँ पर जिंक, ये क्या है, सल्फाइड अयस्क है। सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में क्या हुआ, तापन किया गया यानी गर्म किया गया, तो ये जिंक ऑक्साइड और सल्फर डाई ऑक्साइड में परिवर्तित हो गया। उसके बाद भाई आपका सीने बार आपका जो होता है मर्क्यूरस सल्फाइड, ठीक है, मर्क्यूरस सल्फाइड HgS, हाँ मर्क्यूरिक सल्फाइड होगा, मर्क्यूरस सल्फाइड होगा, Hg+Hd+2, तो ये Hg+2 वाला, तो मर्क्यूरिक सल्फाइड, ठीक है। मर्क्यूरिक सल्फाइड को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो HgO और SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड में बदलता है। सिंपल है ये ऑक्साइड। अब इन ऑक्साइड से हम धातु प्राप्त कर सकते हैं, कैसे कि भाई सोडियम की अभिक्रिया ही करा दो इससे, सॉरी ऑक्साइड कैसे अलग कर सकते हो आप मुझे बताना। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे 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 आ जाओ। बोलने में बहुत दिक्कत हो रही है, सॉरी, अगर एनर्जी की कमी लग रही हो तो माफ़ करना। आप अगर देख रहे हो तो बधाई हो, आप बहुत चीज़ सीख रहे हो, और जो नहीं देख रहे हैं उनको भी बधाई हो कि कुछ नहीं सीख रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं। सक्रियता श्रेणी के ऊपर स्थित धातुओं का निष्कर्षण, ठीक है। सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित धातुओं का निष्कर्षण और सक्रियता श्रेणी के नीचे स्थित धातुओं का निष्कर्षण, ये तीनों चीज़ हम पढ़ चुके। इसके लिए किताब पढ़ें, पेज नंबर 55, 56, 57, 58 आपको बुक जरूर पढ़ना है। मैं इसीलिए लिख दिया हूँ, हर चीज़ नोट्स में दिया हूँ यार, इस तरीके से कोई ना लिखा होगा। ये बिल्कुल वही है, क्वेश्चन बैंक जैसे है, बस क्वेश्चन बैंक में बहुत बेकार चीज़ें दी होती हैं, हर चीज़ शामिल रहता है, लेकिन इसमें जो आपके एग्जाम में आता है वही है, आपके बुक में जो है वही है, ठीक है, NCERT में जो है वही है। तो आपको मैं फ्री में दे रहा हूँ हर चीज़, क्वेश्चन बैंक वाले भी 50-60 लेते हैं। तो निस्तापन क्या है, निस्तापन आपका जो है कैल्सिनेशन, ठीक है। निस्तापन मैंने आपको कार्बोनेट अयस्क को सीमित यानी कम वायु की उपस्थिति में यानी वायु की अनुपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने से यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को निस्तापन कहते हैं। सिंपल समझ गया है, बस भर्जन निस्तापन दोनों की परिभाषा याद रखना, एग्जाम्पल भी याद रखना। उदाहरण के लिए जिंक कार्बोनेट है, जिंक कार्बोनेट का जब तापन करते हैं जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में टूटा, ये तो वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया गया ना, क्योंकि यहाँ पर प्लस ऑक्साइड तो है नहीं ऑक्सीजन, तो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ वायु की अनुपस्थिति में ही याद करना, वायु की अनुपस्थिति में, ठीक है। उसके बाद अपचयन क्या है, अपचयन उपचयन अभिक्रिया पढ़े होंगे, तो अपचयन का मतलब है धातु ऑक्साइड से कार्बन जैसे अपचायक का प्रयोग करके शुद्ध धातु प्राप्त करना। जैसे जिंक ऑक्साइड है, कार्बन से जब रिएक्शन करवाएंगे तो हमें जिंक मिलेगी और ये कार्बन मोनोऑक्साइड में बदल जाएगा, सिंपल। आगे बढ़ते हैं, धातुओं का परिष्करण क्या है, आपने अभी ऊपर पढ़ा। तो धातुओं से अपद्रव्यों को हटाने के लिए सबसे अधिक उपयोगी विधि विद्युत अपघटन परिष्करण है।
ये, ठीक है। जैसे यहाँ पर कैथोड है, यहाँ पर टैंक है, एक यहाँ पर अम्लीय यानी कॉपर सल्फेट हम यहाँ पर का विलयन जो है वो भर दिए हैं। अपद्रव यानी एनोड पर या कॉपर सल्फेट का पूरा ये विलयन है जो पीला पीला, ठीक है, ध्यान रखना। और ये जो ये राड ये बैटरी की क्या है, टर्मिनल है मान लो, ठीक है। ये टर्मिनल कौन कौन से हुए यहाँ पर, तो ये आपका एनोड हुआ यानी प्लस टर्मिनल आपके बैटरी में होता है, एक नेगेटिव होता है, ठीक है, नेगेटिव। इसमें जब विद्युत धारा प्रोवाइड किए टैंक में तो क्या हुआ कि आपका अपद्रव एनोड पर आपका जो भी गंदगी है वो यहाँ पर आ जाएगी और आपका कैथोड पर यहाँ पर ये आ जाएगा। तो आप आई होप समझ रहे होंगे और बस शुद्ध धातु प्राप्त हो जाती है। तो एनोड पर अशुद्ध यानी तांबा यानी कॉपर निकलता है और कैथोड पर हमें शुद्ध तांबा मिल जाता है। यहाँ पर हमें कैथोड मतलब यहाँ पर शुद्ध तांबा, कॉपर जो होता है वो प्लस के रूप में पाया जाता है। भाई प्लस जो है निगेटिव की तरफ ही आकर्षित होगा ना, तो यह चीज़ आपको ध्यान देना पड़ता है बस थोड़ा थोड़ा। विलयन CuSO4 प्लस तनु सल्फ्यूरिक अम्ल यानी सूक्ष्म मात्रा में जब मिलाते हैं तो क्या होता है, देखो यहाँ पर क्या होगा कि विद्युत अपघट्ट से जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब एनोड से अशुद्ध धातु विद्युत अपघट्ट में घुल जाती है। यहाँ पर इसकी देख कर आप परिभाषा बना सकते, मैं वही लिखा हूं। उतनी ही मात्रा में शुद्ध कॉपर विद्युत अपघट्ट से एनोड पर निक्षेपित हो जाता है या एनोड पर आ जाता है, सिंपल। अविलेय अशुद्धियां एनोड तली पर निक्षेपित हो जाती हैं जिन्हें एनोड पंख कहते हैं। ये यहाँ पर निक्षेपित हो गई हैं, ये यहाँ पर। इनको क्या बोलेंगे, तो इनको बेटा बोलेंगे क्या कि एनोड पंख। ये नहीं लिखा शायद, ठीक है, तो लिख लेना एनोड पंख, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे आपका संक्षारण आता है। तो संक्षारण यानी नष्ट होना, संक्षारण का मतलब है नष्ट होना। मैंने सिंपलीफाई करने के लिए लिख दिया, वैसे आप संक्षारण याद रखना। अब यहाँ पर क्या है, जब धातुएं अपने आसपास अम्ल आर्द्रता एवं वायु जल आदि के संपर्क में आने पर संक्षारित हो जाती हैं, इसे संक्षारण कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये चैप्टर नंबर 2 में भी आपको मिलता है, चैप्टर 3 में किसी में से भी पूछ सकता है। तो देखो यहाँ पर जैसे सिल्वर क्या है कि वायु की उपस्थिति में सल्फर के साथ अभिक्रिया करके सिल्वर सल्फाइड बना लेता है, जिसके कारण वस्तु यानी चांदी काली हो जाती है। आपकी जो घर में आपकी जो माँ हैं या बहनें चांदी पहनेंगी, आप देख रहे हैं उसमें काले काले रंग की परत चढ़ जाती है, ठीक है। तो वही हो जाता है, वायु की उपस्थिति में क्या है कि सल्फर के साथ अभिक्रिया कर लेता है। क्योंकि हमारे वायु में सल्फर भी पाई जाती है ना, तो सल्फर चांदी के साथ अभिक्रिया कर लेती है। तो ये है Ag जब सल्फर से अभिक्रिया की तो AgS बना लिया, यानी सल्फर नहीं डाई सिल्वर सल्फाइड, ठीक है, डाई सिल्वर सल्फाइड या सिल्वर सल्फाइड ही बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि भाई एक भी बात याद रखना, यहाँ से आप आवेश भी निकाल सकते हो कि यस का जो आवेश होता है -2 होता है, तो Ag का आवेश जो होगा वो +1 होगा। कैसे आप समझ में आया, क्योंकि यहाँ पर 2 लगा है, यानी 2 हमें चांदी लेना पड़ रहा है 2 सल्फाइड को संयुक्त जो सल्फाइड को संतुष्ट करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, कॉपर तांबा वायु में उपस्थित आर्द्र कॉपर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके हरे रंग की परत बना लेता है, यह बेसिक कॉपर कार्बोनेट होता है। अब ध्यान देना, बैटरी वगैरह में भी ये पीले रंग की परत चढ़ जाती है, वही होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लोहा आयरन जो है जंग लग जाता है उसमें। संक्षारण से सुरक्षा के लिए कौन कौन सी विधियां भी पूछ लेता है कभी कभी। और एक क्वेश्चन पेपर में आया हुआ था, एक क्वेश्चन कि संक्षारण क्या है, संक्षारण को रोकने के लिए कोई एक विधि बताओ, 2 नंबर का आया था। तो यहाँ पर पेंट करके हम रोक सकते हैं, तेल लगाकर रोक सकते हैं, ग्रीस लगाकर रोक सकते हैं, और यदि सलेपन करके, यानी सलेपन विधि क्या होती है कि जिंक की परत चढ़ा दी जाती है उसमें, ठीक है, किसकी, जिंक की, हाँ, मिश्र धातु बनाकर। तो ये है यदि सलेपन क्या है, इस्पात एवं लौह को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उस पर जस्ते यानी जिंक की परत चढ़ा दी जाती है, इस प्रक्रम को यदि सलेपन कहते हैं। तो आपसे पूछ सकता है, इसी तरीके के क्वेश्चन पूछेगा जो आपको नहीं आते रहे। यदि सलेपन को पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, क्या लिखोगे, तो आपको थोड़ा पढ़े भी रहेंगे ना तो बना कर लिख देंगे आप, क्योंकि इतने सरल मैंने नोट्स बनाया ही है। तो भाई साहब अब आता है मिश्र धातु क्या होती है। तो 2 या 2 से अधिक धातु या धातु एवं अधातु के समागी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। ध्यान रखना है बस, क्या है कि भाई 2 धातु जब मिला देंगे तो वो मिश्र धातु रहेगी, या एक धातु या एक अधातु मिला देंगे तो भी वो मिश्र धातु ही रहेगी, ठीक है। लेकिन 2 अधातु मिलाकर हम कभी नहीं बना सकते कि 2 अधातु मिश्रण, ठीक है। जैसे कैसे कि देखिए यहाँ पर देखो कुछ मिश्र धातुएं क्या क्या हैं। यहाँ पर याद रखना है, पीतल कैसे बनता है, कॉपर और जिंक मिलकर के पीतल बनता है, हमेशा बताया हूँ। कांसा आपने नाम सुना होगा, कांसा कैसे बनता है, कॉपर और जब टिन मिला दिया जाता है तो कांसा बन जाता है, देख रहे हो। एक यहाँ पर धातु मिलाई गई, दूसरी धातु मिलाई गई, तब जाकर यहाँ पर पीतल बनाया गया था, देख सकते हो। और इसी तरीके से कॉपर भी एक धातु है, आप जानते हैं, Cu+ टिन, ठीक है, टिन। तो इन्हें जब दोनों धातुओं को मिलाया जाता है तो यहाँ पर हमें प्राप्त होता है कांसा। उसके बाद एक आता है सोल्डर लेड और टिन को मिलाकर बनाया जाता है।
अमलगम, अमलगम आपके पारा और अन्य तत्व मिलाकर बनाया जाता है, बहुत सारे तत्व हो सकते हैं, तो ये हो जाता है। आई होप आप समझ रहे होंगे। आगे सबसे इंपॉर्टेंट है तन्यता। कभी कभी पूछ लेता है कि तन्यता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए या तन्यता की परिभाषा बताइए, या तन्यता क्या होता है। तो देखो मैंने हमेशा बताया है कि भाई धातुओं को खींचकर उन्हें तार के रूप में बनाना ही तन्यता कहलाता है। जैसे यहाँ पर लिखा गया है कि धातुओं को खींचकर लंबी तार के रूप में परिवर्तित करना, ठीक है, सिंपल। उसके बाद आघात वर्धता, वही चादर के रूप में परिवर्तित करना। चादर के रूप में कैसे परिवर्तित करोगे, तो उस पर प्रहार करना होगा, हथौड़ा वगैरह, यानी पीट पीट कर हमें उसे फैलाना पड़ता है। तो यहाँ पर लिखा गया है कि भाई धातुओं को पीट कर पतली चादर के रूप में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, आघात वर्धता कहते हैं, याद रखना। आगे बढ़ते हैं तो आघात वर्धता तो आपको समझ में आ गई, आघात करना, ठीक है। आगे आगे आपने क्या सीखा, तो यहाँ पर आपने अब सीखा, मैंने पूरा लिख भी दिया है कि तत्वों को धातु, अधातु, उपधातु में वर्गीकृत किया गया है। तो ये आपने सीख लिया किस तत्वों को किस में धातु, अधातु और उपधातु में वर्गीकृत किया गया। आप जानते हो धातु क्या होती हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाती हैं। धातु होती है जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन बनाती है। उपधातु क्या होती हैं, जो कि दोनों के गुणधर्म दर्शाती हैं। धातुएं तन, आघात वर्धना, चमकीली एवं ऊष्मा तथा विद्युत की सुचालक होती है। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद पारा को छोड़कर सभी धातुएं कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। पारा धातु होते हुए भी क्या है, द्रव अवस्था में पाई जाती है, जो कमरे का सामान्य ताप होता है। फिर गिर गया था ये, ठीक है, क्यों गिरता है यार तू बार बार, है मतलब। आगे देखो धातु में विद्युत, यहाँ पर मैं ऐसे लेता हूँ, धातु विद्युत धनात्मक तत्व होते हैं, जबकि अधातुएं, अधातुएं क्या है, अधातुएं विद्युत ऋणात्मक तत्व होते हैं, क्योंकि धातु के परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं, जबकि अधातु के परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं। देखो इतनी बड़ी वीडियो में थोड़ा बहुत गलती हो भी सकती है बोलने में, या मैं कहीं पर लिखा हूँ बोला गलत हूँ, या कहीं पर बोला हूँ सही बोला हूँ लिखा गलत हूँ, तो ये आप लोग देख लेना, ठीक है। तो ये गलतियां आप लोग थोड़ा बहुत सुधार सकते हैं, अब छोटे बच्चे नहीं रहे आप लोग, ठीक है। उसके बाद अधिक अभिक्रियाशील धातुएं अपने से कम अभिक्रियाशील धातुओं को उसके लवण विलयन से विस्थापित कर सकती हैं। ये भी आपने पढ़ा। सक्रियता श्रेणी, जो कि मैं हमेशा बोलता हूँ याद कर लो भाई, याद कर लो, या तत्वों का प्रतीक याद कर लो, आवर्त सारणी के बारे में समझ लो, तो केमिस्ट्री बहुत आसान हो जाएगी। उसके बाद हमारा आता है कि प्रकृति में धातुएं स्वतंत्र, मुक्त एवं संयुक्त दोनों अवस्था में पाई जाती हैं। देखो मैंने बताया था कि मुक्त अवस्था में जो कम लड़ाई करेंगे, जो जिसकी अभिक्रियाशीलता कम होगी, जैसे सोना और चांदी मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। और उसके बाद आपके आते हैं कि भाई प्रकृति में धातुएं स्वतंत्र अवस्था में पाई गई, मैंने बता दिया, मुक्त अवस्था में पाई गई। और उसके बाद संयुक्त अवस्था में कौन सी पाई जाती हैं, संयुक्त अवस्था में आप लोग जानते हो, जैसे कि मध्यम अभिक्रियाशीलता वाली, ठीक है, जो कि मिलकर बनती है, जैसे जिंक हो गया, कापर हो गया, ये संयुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। तो यहाँ पर देखो कुछ मैंने इंपॉर्टेंट चीज लिखी कि धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है, धातु ऑक्साइड बनाती है। कोई भी धातु होगी, धातु जब जल से अभिक्रिया करती है तो धातु ऑक्साइड तथा धातु हाइड्रोक्साइड बना सकती है, या धातु जब जल से अभिक्रिया करेगी, जो ज्यादा अभिक्रियाशील धातु होगी वो सीधा जल से अभिक्रिया करके धातु हाइड्रोक्साइड बनाएगी और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस भी देगी, ये ध्यान रखना। अधिक क्रियाशील मैंने लिख भी दिया है। धातु और जल जब अभिक्रिया करेंगे तो धातु ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस बनता ही है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना। कुछ धातुएं ही है, लेकिन कुछ धातु और जल अभिक्रिया करके धातु हाइड्रोक्साइड सीधा बना लेते हैं, यहाँ पर लिखा भी गया है, तो कुछ है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। धातु तनु अम्ल से अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस से विक्षेपित करते हैं। मतलब धातु कोई भी होगी तनु अम्ल से अभिक्रिया करे, कोई भी नहीं, बल्कि क्या होगा कि एसिड यानी हाइड्रोजन से जो ऊपर वाली धातु है जितनी भी है आपकी सक्रियता श्रेणी में वो होंगी, तो क्या है कि हाइड्रोजन को विस्थापित कर देंगे और हाइड्रोजन गैस बन जाएगा और उसमें से लवण बना लेंगी, ठीक है, खुद उसके विलयन में मिल जाएंगी। ये हो जाता है, मैंने बताया। तो जैसे कि यहाँ पर सक्रियता श्रेणी में सोडियम आपके ऊपर होती है, इसकी अभिक्रिया आप HCl से करा दोगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर NaCl आप पढ़े होंगे, NaCl बनता है प्लस H2 गैस बनता है। इसको संतुलित कर लेना आप लोग, ठीक है। संतुलित करने के लिए क्या करना है वो सब चीज़ सीख सकते हो, बहुत अच्छा टॉपिक है, तो 4-10 मिनट दोगे सीख जाओगे। और संतुलित करना आना भी चाहिए, वो चैप्टर नंबर 1 में है, तो उसको नहीं बताने लग जाऊंगा। आई होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी यार, अच्छी लगे लाइक कर देना। हाँ, 1 घंटे से ज़्यादा का लेक्चर शूट करना कितना मुश्किल होता है आज समझ में आया। मतलब समझ रहे हो यार, कई बार गलतियां हुई, कई बार कैमरा बंद हुआ गर्म पड़ के, कई बार मोबाइल में हर चीज़, मतलब बहुत परेशानी होती है यार, लेकिन फिर भी वीडियो तो बनेगी ही बनेगी, चाहे जितनी परेशानियां आ जाएं। तो भाई साहब मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। बहुत सारे लोग बोलते हैं ये एक कमरे में करके क्या करते हैं, मेहनत नहीं करते हैं, तो यार जो आए करके देखें सब समझ में आ जाएगा। तो चलो मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। और भाई साहब जिस टॉपिक पर वीडियो चाहिए कमेंट कर देना। मेरी सीरीज
चल रही थी कि मैं केमिस्ट्री को आपको कंप्लीट करवा दूं। अब चैप्टर नंबर 4 की नोट्स भी जल्द आने वाली है, आपके पेपर से पहले आ जाएगी, बस आज कल तक में, ठीक है। तो मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। हाँ, नोट्स डाउनलोड कर लेना भाई, डिस्क्रिप्शन में है, और पासवर्ड लर्न मंत्रा LEARN सारे लेटर जो है कैपिटल में रहेंगे, ध्यान रखना। चलो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, हो सकता है पासवर्ड भी ना लगाऊं मैं बोल बस दिया था क्योंकि बहुत सारे बच्चे डाउनलोड नहीं कर पाते। चलो मिलता हूँ अगली वीडियो में, फाड़ दो, जाओ फोड़ दो, जाओ बाय 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 यार, बाय बाय बाय। कैमरा यहाँ पर बोल रहा है सरकार हमार शरीर छोड़ दो सरकार कैमरा तो मतलब पगला गया होगा गर्म पड़ के